हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम YouTube बनाने वाले हैं HTML CSS की मदद से। ये देखिए, जैसे इंटरफेस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सिर्फ HTML और CSS से बना हुआ है। तो जिसका आपको इंतज़ार था, जिस वीडियो का आपका इंतज़ार था, वो आज वीडियो आ चुकी है। मैं जानता हूँ मैं बहुत लेट हो चुका हूँ इस वीडियो को डालने में। मैंने वादा किया था कि मैं इस वीडियो को जल्दी डाल दूँगा अपने टाइम पर, लेकिन मैं लेट हूँ, तो उसके लिए यार माफ़ कर देना मुझे। मैं आज बना के तुम्हें दिखाता हूँ कि किस तरह से हम बना सकते हैं HTML CSS की मदद से YouTube की वेबसाइट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपने VS कोड के अंदर आ जाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही कर रखा था, तो मैं हटा देता हूँ इसको। तो मैं यहाँ पर अपने VS कोड के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ कि इमेज के अंदर मैंने कौन कौन सी फ़ोटो लगा रखी हैं, मतलब रख रखी हैं, सॉरी। तो जैसा आप देख रहे होंगे, ये सारी इमेजेस आइकन्स हैं, और कुछ आइकन्स हम ना बाद में भी यूज़ करेंगे। तो मैंने इतने आइकन्स यूज़ कर रखे हैं। आप इसकी फ़िक्र ना करें, मैं कमेंट सेक्शन के अंदर ना इसका एक लिंक दे दूँगा, तो आपको ना ये इमेजेस भी मिल जाएंगी और इसकी कोड की फ़ाइल भी मिल जाएंगी, और CSS की फ़ाइल भी आपको मिल जाएगी मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी ये, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर आप देख लीजिए कैसे बनती है। इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आप HTML और CSS को सीख पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने youtube.html नाम से एक फ़ाइल बना ली है। उसके अंदर क्या किया है कि HTML की बॉयलर प्लेट यूज़ करी है। यहाँ पर टाइटल में हम लिख देते हैं YouTube क्लोन। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, हम कॉपी कर लेते हैं, जैसे सबलाइन के अंदर करते थे। इसका फ़ाइल कॉपी कर लेता हूँ मैं, कॉपी फाइल पाथ, और यहाँ पर जाते हैं और विंडो में खोल लेते हैं इसको, नई विंडो में। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से कुछ HTML का पेज दिखेगा। मुझे इस तरह से बनाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैव आइकन लेकर आएंगे। फैव आइकन लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिंक टैग का यूज़ करना पड़ेगा। अब ये लिंक टैग क्या होता है, ये लिंक टैग बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे CSS का और फैव आइकन का। तो फैव आइकन क्या होता है, फर्दर आइकन होता है जो ऊपर लिखता है टाइटल के बगल में। ठीक है, तो यहाँ पर href में मुझे इमेज देनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ इमेज स्लैश करके और YouTube, हाँ, ये वाला PNG, मैंने ये PNG लगा दिया है। ठीक है, ये YouTube का इमेज है, आइकन है, तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये लग चुका है टाइटल के बगल में। आपको जैसी वॉइस आ रही है वैसे बता देना यार, क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो शायद थोड़ा सा आवाज़ आ रही होगी बाहर की, तो मुझे माफ़ करना। लेकिन हम यहाँ बना लेते हैं एक फ़ाइल जो स्टाइल है, मतलब हमें जहाँ पर CSS लिखनी है। तो मैंने ये style.css बना लिया। यहाँ पर क्या है, स्टार ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है। आप लोगों को सभी को पता होगा स्टार ऑपरेटर क्या होता है। स्टार ऑपरेटर क्या है, एक यूनिवर्सल सिलेक्टर बोलते हैं, जो CSS को रीसेट कर देता है, मतलब सभी पर CSS लगा देता है जो भी इसके अंदर लिखा जाएगा। तो मैंने CSS को ना रीसेट कर दिया है ब्राउज़र की, मतलब ब्राउज़र में जो डिफ़ॉल्ट CSS लगी हुई होती है, उस CSS को मैंने रीसेट कर दिया है। मैं नहीं चाहता कि अलग अलग ब्राउज़र में अलग अलग CSS की वजह से मेरी वेबसाइट अच्छी ना दिखे। तो हम यहाँ पर रिफ़्रेश करते हैं और यहाँ पर देखते हैं हमें क्या क्या बनाना है। तो सबसे पहले हमें नेविगेशन बार चाहिए अपनी वेबसाइट के अंदर, यूट्यूब की वेबसाइट के अंदर। तो क्या करते हैं, हम यहाँ पर ना मेन कंटेनर बना लेते हैं, जो हमारा मेन कंटेनर होगा, जो इस सारे कंटेंट को होल्ड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ना एक डिव बना लेता हूँ कंटेनर नाम से, जिसकी क्लास कंटेनर होगी। ठीक है, अब कंटेनर बनाने के बाद मैं यहाँ हेडर लिखता हूँ। हेडर टैग आपको पता ही है, ये एक सेमेंटिक टैग है। ठीक है, और सेमेंटिक और नॉन सेमेंटिक की बात हम ना HTML के उसमें करेंगे कि क्या होती है। फिलहाल मैं यहाँ पर नेव टैग का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्लास दे रहा हूँ नेविगेशन। ठीक है, ये क्लासेस क्यों दे रहा हूँ मैं, जिससे कि मैं इन्हें अलग अलग तरह से डिफ़ाइन कर सकूँ और अपनी CSS में इनको जो भी स्टाइल देना होगा मुझे वो दे सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैं इमेज टैग का यूज़ करता हूँ और इमेज लगा देता हूँ अपनी जो हैमबर्गर वाली बार है, और यहाँ ID लगा देता हूँ। ठीक है, तो हैमबर्गर लिखना था मुझे। ठीक है, तो मैं यहाँ हैमबर्गर लिख देता हूँ आइकन। तो यहाँ मैंने हैमबर्गर आइकन लिख दिया है, और यहाँ पर भी मैं अल्टरनेटिव एक एट्रीब्यूट है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं कि अगर वेबसाइट में इमेज नहीं दिखती है ना, तो अल्टरनेटिव यूज़ करना चाहिए हमें, कि अल्टरनेटिव ही दिखे फिर उसके बाद, कि इस वेबसाइट पे ये इमेज नहीं थी तो ये वाली इमेज होनी चाहिए। ठीक है, ये बताता है अल्टरनेटिव एट्रीब्यूट। ठीक है, तो अब मैं लिख लेता हूँ, और लिखने के बाद
मैं यहाँ पर भी एक इमेज और लगा देता हूँ जहाँ पर यूट्यूब का लोगो रहेगा, ठीक है, यूट्यूब का आइकन जहाँ आपने देखा होगा नेविगेशन बार में। और ये करने के बाद मैं सीधा अब नीचे जाता हूँ और यहाँ पर आईडी दे देता हूँ, इसको आईडी दे देता हूँ, आईडी देता हूँ इसको यूट्यूब आइकन। आई थिंक मुझे लगता है ये यूट्यूब आइकन ही देनी चाहिए। आप कोई सी भी आईडी दे सकते हो, फ़िलहाल मैं कोई सी भी आईडी दे रहा हूँ इसमें जो मुझे लगता है कि मुझे देनी चाहिए। आप आईडी और क्लास दोनों में से कोई सी भी चीज़ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फ़िलहाल मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं वो यूज़ कर रहा हूँ, आप भी जो चाहे वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ पर क्या करा है, एक डिप बनाया है लेफ़्ट साइड, ठीक है, और उसको ना इसी में पैक कर दिया है दोनों इमेजेस को, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ना टुकड़ों टुकड़ों में इसमें बांट दूँ। तो एक यूट्यूब में आपका नेविगेशन बार देखा होगा तो उसके अंदर ना एक लेफ़्ट साइड थी, लेफ़्ट साइड पे यूट्यूब का आइकन और वो थे हैमबर्गर बार, और मिडल वेयर में था हमारा सर्च इंजन, ठीक है, सर्च इंजन था और हमारा माइक था और सर्च इंजन का बटन था, ठीक है। तो वो तीनों हम यहाँ पर लगा लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, मिडल साइड यूज़ करता हूँ मैं क्लासेस की। ए डिव के अंदर मैं ना सर्च इंजन बनाता हूँ। तो सर्च इंजन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डॉट सर्च इंजन नाम की क्लास भी बनानी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ना यहाँ पर एक क्लास दे देता हूँ सर्च इंजन नाम से, ठीक है। ये डिव मैंने बनाया सर्च इंजन नाम से। फिर मैं इनपुट टैक्स ले लेता हूँ, क्योंकि अगर मुझे सर्च बनाना है तो मुझे इनपुट तो लेना ही पड़ेगा, और उसकी क्लास मैंने सर्च इनपुट लग दी है, ठीक है। और प्लेस होल्डर मैंने दे देता हूँ यहाँ पर सर्च। प्लेस होल्डर एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो इनपुट टैग के अंदर थोड़ा सा दिखाई देता है लिखा हुआ, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं, जैसे आपको जल्दी पता चल जाएगा कि कैसे दिखाई देता है। फ़िलहाल मैंने ये बना लिया है सर्च इंजन, और उसके बाद मैं नीचे माइक का भी, क्योंकि वहाँ पर एक सर्च बटन भी था और माइक भी था, तो मैं यहाँ पर टूल टिप बना लेता हूँ पहले। अब ये टूल टिप क्या होती है ये मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। पहले मैंने एक क्लास दी है डिप बना के टूल टिप। जब भी आप ना यूट्यूब पे जाते हो तो वहाँ पर ना सर्च बटन पे क्लिक करते हो या होवर करते हो ना, तो नीचे एक लिखा हुआ आता है कि ये सर्च है। आप इस बात का मतलब जल्दी समझ जाओगे। मैं पहले बता देता हूँ, पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि कैसे टूल टिप होता है, ठीक है। तो टूल टिप बनाने के लिए आपको ना, मैंने यहाँ पे डिव लिया है और यहाँ पे बटन लिया है जिसकी क्लास मैंने आइकन दी है, और इमेज ले ली है। इमेज मैंने सर्च आइकन नाम से कुछ सर्च SVG नाम से ली है, ठीक है, जो मेरे इमेज वाले फोल्डर के अंदर है। और यहाँ पर मैं स्पैन ले लेता हूँ जिसकी क्लास में देता हूँ टूल टिप टैक्स, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो टैक्स होगा ना, जैसे ही होवर करेंगे हम सर्च बटन पर तो वहाँ पर ना टैक्स दिखना चाहिए। आप इस बात का मतलब जल्दी समझेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। तो अभी क्या कर रहा है, मैंने यहाँ पर सर्च लिख दिया है, ठीक है। अब टूल टिप के बाद मैं यहाँ पर जाना चाहता हूँ कि मेरा सारा काम होने के बाद एक बटन और चाहता हूँ मैं, मेरा सर्च का हो गया है, मैं माइक के लिए एक बटन चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि ना यूट्यूब के सर्च इंजन के सर्च बार पर बगल में एक माइक होता है जिस पे आप बोलते हो। तो यहाँ पर एक बटन बना लेते हैं माइक नाम से और इमेज लगा लेते हैं, ठीक है। ये इमेज है। देखो दोस्तों कि मेरी ये अप्रोच रहती है बनाने की किसी भी वेबसाइट को सबसे पहले मैं देखता हूँ, उसे समझता हूँ, और फिर उसके बाद उसको करने लग जाता हूँ, उसे डिज़ाइन करता हूँ, उसे बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं उसको कमेंट दे के ही बनाता हूँ। आप भी अपनी वेबसाइट में जितने कमेंट डालेंगे उतना अच्छा होगा, जिससे कि आपकी वेबसाइट लोग समझ पाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ, आपको बताता हूँ कि ये देखिए ये होवर आ रहा है ना साइड बार में, तो ये चाहिए मुझे। अभी तो मेरी वेबसाइट बिगर CSS के ऐसे दिख रही है। तो हम चलते हैं अपने कोड एडिटर में है और यहाँ पर देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक राइट साइड में हमें बनाना है आइकन बटन, तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। सबसे पहले मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा बटन, ठीक है। और वो बटन शायद मुझे लगता है 3 होंगे, 3, हाँ वहाँ पर आइकन 3 ही थे। तो मैं यहाँ बटन बना लेता हूँ, बटन। और बटन लिखने के बाद मैं यहाँ पर अंडरस्कोर लिखता हूँ आइकन, मतलब मैं बटन की क्लास देना चाहता हूँ राइट आइकन चैनल। ये मैंने क्लास दी है जहाँ पर मेरा चैनल का लोगो आएगा। तो मैंने यहाँ पर लगा लिया है इमेज चैनल, मतलब मैं उस क्लास देना चाह रहा हूँ। आप VS कोड के अंदर ऐसी स्थिति यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर डॉट लगाएंगे तो क्लास आ जाएगी, हैश लगाएंगे तो
आपके आईडी आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ इमेज, और यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ अपनी इमेज जो मैंने यूज़ कर रखी है। मेरे जो इमेज है वो चैनल लोगो है, ठीक है। और इस चैनल लोगो को यूज़ करने के बाद मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ अल्टरनेटिव में लिख देता हूँ कि चैनल लोगो आएगा, और फिर उसके बाद क्या करता हूँ, इसे सेव करता हूँ। अब इसकी मैं CSS पे ध्यान देने की सोच रहा हूँ कि थोड़ा CSS हम स्टाइलिंग कर लें और इसको देखते हैं फिर आगे कैसे बनता है ये, ठीक है। तो अभी तो ये ऐसा दिख रहा है, आप देख रहे होंगे कि ये किस तरह से दिख रहा है, ठीक है। ये अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है बिगर CSS के। तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टाइल में जाना पड़ेगा, ठीक है। हम स्टाइल टैग के अंदर जाते हैं, मतलब स्टाइल टैग कह रहा हूँ मैं, स्टाइल शीट के अंदर जाते हैं अपनी CSS की फ़ाइल के अंदर, और वहाँ पर क्या करते हैं, हम CSS लिखना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं ना कमेंट लिख देता हूँ कि मैंने इस स्टार लगा के करा क्या है। देखो कमेंट मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये फ़ाइल मुझे आपको देनी है। अगर मैं आपको दूँ तो आपको पता होना चाहिए कि ये फ़ाइल में क्या क्या, कहाँ पर क्या चीज़ हो रही है। तो आप इसे देख कर भी अपनी HTML CSS की नॉलेज को बढ़ा सकते हो, ठीक है। और मैं यहाँ पर नेविगेशन की CSS लिखने वाला हूँ, तो मैं यहाँ कमेंट डाल देता हूँ कि नेविगेशन की CSS यहाँ पे लिखी जाएगी, ठीक है। अब ये लिखने के बाद क्या करना पड़ेगा, मुझे ना हेडर को चुनना पड़ेगा। हेडर में चुनने के बाद मैं उसे विड्थ देता हूँ 100%। इसलिए दिए कि मैं चाहता हूँ कि मेरी विड्थ पूरी जाए। मेरा हेडर जो है, ऊपर का हेडर जो होता है उसको बोलते हैं, और वो पूरा जाए। फिर मैं हाइट दे देता हूँ उसको 10 VH का मतलब होता है व्यू पॉइंट हाइट, ठीक है। मतलब जितना मेरी स्क्रीन है उतनी उसकी 10% ले लो, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ वाइट, और पोजीशन इसकी लिख देता हूँ स्टिकी, या फिर मैं स्टिकी। अब स्टिकी का मतलब यही रहता है कि वहाँ चिपक जाओ, ऊपर की तरफ चिपक जाओ। तो मैं यहाँ टॉप की तरफ कह रहा हूँ कि आप ना पोजीशन स्टिकी ले लो और ऊपर टॉप में चिपक जाओ, ठीक है, 0 पिक्सल पे या 0, ठीक है। इस बात का यही मतलब है। फिर हम जाते हैं नेविगेशन, जिसकी क्लास मैंने नेविगेशन दी थी, और नेविगेशन में मैं CSS क्या देने वाला हूँ आप ज़रूर जान जाएंगे। सबसे पहले क्या करना होगा, मुझे डिस्प्ले फ्लैग्स करना होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी सारे जितने भी नेविगेशन डिव के अंदर जितने भी आइटम्स हैं वो कंटेंट जो है ना वो एक फ्लैग्स हो जाए। और फिर मैंने जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन लग दिया है। स्पेस बिटवीन से क्या होगा ना, स्पेस लेना शुरू हो गया, बीच में स्पेस बनना शुरू हो जाएगा। और अलाइन आइटम से क्या होगा कि टॉप टू बॉटम हम सेंटर में आ जाएंगे। और मैंने यहाँ पे पैडिंग डाल दी है 10 पिक्सल की थी कि ना, पैडिंग जो होती है मैं बता देता हूँ, पैडिंग जो होती है किसी भी बॉक्स के अंदर से होती है, ठीक है। पैडिंग अंदर से होती है। और अगर आपको नहीं पता है पैडिंग क्या होती है तो मैं बता दूँ आपको कि आने वाली कुछ वीडियो में मैं इन सब CSS की और HTML की और जावास्क्रिप्ट की और वेब डेवलपमेंट का पूरा कोर्स लेकर आने वाला हूँ। तो मुझे कुछ वक्त दे ताकि मैं एक अच्छा कोर्स बना सकूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ना ठीक सा कोर्स ना बन पाए, उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और रियल लाइफ चीज़ें हो पाए। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ऐसा प्रोजेक्ट आए जो बिल्कुल ठीक से हो, ऐसा कोर्स जो लाइफ चेंजेस हो, यूट्यूब पे कहीं पर भी ना हो, ठीक है। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग कोड विद हरी और टेक्निकल गुरुजी या कहीं से भी पढ़ते होंगे, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ उनसे यूनिक चीज़ें लेकर आओ जो आपकी इंडस्ट्री में काम आती हो, ठीक है, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम नीचे की तरफ आते हैं। मैंने लेफ़्ट साइड की CSS लिख दी है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, मैंने ना थंबनेल का, वो थंबनेल कह रहा हूँ मैं, या हैमबर्गर बार का मैं वो लिख देता हूँ। तो मुझे लगता है कि हैश थंबर आइकन ही शायद उसका था। चलो मैं बाद में चेक कर लूँगा, एक काम करता हूँ, चेक कर लूँगा बाद में। ये मैंने विड्थ इसकी 27 पिक्सल दे दी है, ठीक है, उस आइकन की जो हैमबर्गर बार था। और यूट्यूब आइकन मैंने यहाँ पर एक ID ली है, उसके अंदर मैं 100 पिक्सल देता हूँ कि मेरा जो इमेज है वो इतना बड़ा हो, ठीक है। और मैं यहाँ पर यूट्यूब आइकन है, हाँ ठीक है, यूट्यूब आइकन है। यूट्यूब आइकन होने की वजह से मैं इसको यहाँ पे विड्थ 100 पिक्सल दे रहा हूँ। अब मुझे आगे की CSS लिखनी है, तो आगे की CSS मैं मिडल साइड CSS लिखूँगा, मतलब जो हमारा सर्च इंजन है ना उसकी CSS लिखने वाला हूँ, जो मेरे नेविगेशन बार में मिडल में जो चीज़ें होंगी उसके लिए CSS। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, जो मेरा मिडल साइड है उसकी CSS को यूज़ कर लेते हैं, मतलब उसको पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। मिडल अंडरस्कोर साइड लिखने के बाद हम डॉट का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्लास है वहाँ पर, ठीक है। तो मैं इसे एक तरफ कर लेता हूँ जिससे कि आपको HTML भी दिखे और मैं CSS भी लिख पाऊँ।
तो हमें मिडल की लिखनी पड़ेगी CSS। क्या करना है, ये बिल्कुल सेम है मेरे हिसाब से, तो बिल्कुल सेम है, ठीक है। ये करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे विड्थ देनी पड़ेगी, और मैं विड्थ दे देता हूँ इसको 600 पिक्सल। 600 पिक्सल विड्थ देने के बाद मैं डिस्प्ले फ्लैक्स कर देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो भी एक रो में आ जाए, ठीक है। फिर अलाइन आइटम सेंटर दे देता हूँ, फिर सर्च इंजन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, मतलब डॉट सर्च को, और उसको बॉर्डर दे देता हूँ, ठीक है। बॉर्डर रेडियस से क्या होगा कि 40 पिक्सल बॉर्डर रेडियस से ये हो जाएगा कि उस पर बॉर्डर रेडियस आ जाएगा हर तरफ से, ठीक है। मतलब वो एक तरह से गोला आकार में आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद करने के बाद मुझे पैडिंग देनी पड़ेगी। पैडिंग 0 पिक्सल है, मैं 0 पिक्सल दे रहा हूँ, और 4 पिक्सल। अब इन बात का ये मतलब है कि पहली जो वैल्यू होती है वो टॉप की होती है 4, और जो 4 पिक्सल लिखा है वो लेफ़्ट की, वो राइट की होती है, और 0 पिक्सल जो है वो जो तीसरे नंबर पे है वो नीचे की बॉटम की होती है, और 16 पिक्सल जो लिखा हुआ था मैंने वो आपके लेफ़्ट में होती है। खैर मैं इसको ना अपनी वेब डेवलपमेंट जर्नी में आपको बताऊँगा, ठीक है, तो चिंता ना करें। बाकी आप थोड़ा सा इसे रिसर्च कर लेना कि क्या होता है पैडिंग, ठीक है। विड्थ मैंने दे दी है 600 पिक्सल, और बॉर्डर मैंने दे दिया 1 पिक्सल सॉलिड, और ये मैं कुछ कलर का नाम लिख रहा हूँ। आप कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हो, मैं कोई सा भी कलर यूज़ कर रहा हूँ जो मुझे लग रहा है ठीक है, ठीक है। बाकी बॉर्डर में बॉर्डर दे देता हूँ, या बॉक्स शैडो, हाँ बॉक्स शैडो देता हूँ। एक काम करता हूँ, बॉक्स शैडो बहुत अच्छी चीज़ है, आपको यूज़ करनी चाहिए। मैं यहाँ बॉक्स शैडो देता हूँ। अच्छा, ये बॉक्स शैडो मुझे याद नहीं है, पहले ही बता दो, मैं जो लिख रहा हूँ ये बॉक्स शैडो मुझे याद नहीं है। मैंने पहले से ही ये यूट्यूब की वेबसाइट बना के देखी थी HTML CSS में, और फिर मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं ये सच्चाई इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई लोगों को ये लगता है कि ना सब यूट्यूबर जो है ना वो पहले से बना के नहीं रखते, वो आपको ना वीडियो के अंदर ही बना के दिखा रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है, वो पहले से ही बना के रखते हैं, उनको पहले से ही बनाना पड़ता है, क्योंकि डिज़ाइनिंग एक ऐसा पार्ट है जो बहुत टाइम टेकिंग है, ठीक है। ये सच्चाई है। और ये जो बॉक्स शैडो मैं ले रहा हूँ ना, ये बॉक्स शैडो मैं पहले यूज़ कर चुका हूँ, और अब मुझे मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है। फ़िलहाल आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये मुझे CSS वगैरह याद करने की ज़रूरत पड़ेगी चीज़ों को, तो मैं आपको साफ साफ आंसर दूं तो ये चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप डिज़ाइनिंग का पार्ट जितना आप HTML CSS से वेबसाइट बनाएंगे उतनी अच्छी होगी, ठीक है। और इसका कोई वो नहीं है सॉल्यूशन, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये बॉक्स शैडो की ना मैं एक अच्छी वेबसाइट बताऊंगा, जहाँ पर ना आप ना ये बॉक्स शैडो की चीज़ें अच्छी CSS ले पाएंगे, मतलब ये कोड आप अच्छे से ले पाएंगे, क्योंकि मैं भी एक वेबसाइट जानता हूँ और बहुत सारे डेवलपर उस वेबसाइट को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो मैं बाद में बताऊँगा। फ़िलहाल तो मैंने यहाँ पर टूल टिप की CSS लिख देता हूँ, जो हमारा टूल टिप है, ठीक है, वो उस टिप की CSS लिख देता हूँ। और ये मेरे लैपटॉप में कीबोर्ड की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, ये कीबोर्ड बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है मेरे को, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टूल टिप हेयर, मैं टूल टिप की CSS यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो दोस्तों कि टूल टिप क्या होता है मैं बता देता हूँ दोबारा। टूल टिप क्या होता है कि जब भी हम किसी भी चीज़ पे होवर करते हैं तो नीचे की तरफ ना एक कुछ लिखा हुआ आ जाता है। होवर करते ही आप किसी भी चीज़ पे होवर करते हो तो एक छोटा सा माउस की तरफ लिखा हुआ आ जाता है। फ़िलहाल मैं आपको दिखाऊंगा आगे, मैंने कहा है मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। पहले पूरा कर लेता हूँ CSS, उसके बाद दिखाता हूँ। तो टूल टिप लिख के मैंने यहाँ पर CSS लिखी पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। और इसमें डिस्प्ले इनलाइन फ्लैक्स कर दिया है, ठीक है। इनलाइन फ्लैक्स करने के बाद मैं अब CSS लिखता हूँ टूल टिप टेक्स्ट की, क्योंकि टूल टिप्स टेक्स्ट की अंदर ही तो मेरे को कुछ करना होगा, जैसे कि वो दिखे मुझे जब भी मैं होवर करूँ टूल टिप को तो वो दिखना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ टूल टिप और टूल टिप टेक्स्ट के अंदर CSS लिखने की सोची है कि टूल टिप के अंदर जो टूल टिप टेक्स्ट है वो उसकी ना वो हाई विजिबिलिटी हिडन हो जाए, मतलब वो शो ना करे, गायब हो जाए, मतलब वो जब भी दिखे जब मैं टच करूं सर्च वाले बटन को, ठीक है। तो मैंने यहाँ कुछ CSS लिख दी है, बैकग्राउंड कलर और कलर ये वाली टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं, मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर करने वाला था, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। जो मेरा टेक्स्ट ना सेंटर में हो जाए। और मैं यहाँ पे भी पैडिंग दे रहा हूँ 5 पिक्सल 0 पिक्सल, ठीक है। और यहाँ पर मैं दे रहा हूँ बॉर्डर रेडियस डाल देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, 6 पिक्सल। मैं यहाँ बॉर्डर रेडियस 6 पिक्सल देता हूँ जिससे कि थोड़ा कर्व आए,
थोड़ा सा जो बॉक्स है वो थोड़ा सा कर्वी लगे, ठीक है। अब यहाँ पर पोजीशन, मैं यहाँ कमेंट लिख रहा हूँ कि यहाँ पर मैं पोजीशन देने वाला हूँ इस टूल टिप टेक्स्ट को, क्या होने वाला है। इस तरह से हम CSS के सिलेक्टर को यूज़ कर सकते हैं। तो कमेंट करके यार ये बताएं, अगर आपको CSS आती है तो आप ये बताएं कि CSS के अंदर कितने सिलेक्टर होते हैं, ठीक है, और कि कौन कौन से सिलेक्टर होते हैं। अगर आपको पता है ये तो ये ज़रूर बताएं, क्योंकि ये सवाल हमेशा आता है CSS के इंटरव्यू में, ठीक है। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि कितने CSS सिलेक्टर होते हैं। तो अगर आपको ये ज़रूर पता है तो आप कमेंट के अंदर लिखें और यार कमेंट करें, क्योंकि जो चीज़ आपको चाहिए वो अगर कमेंट ही नहीं करोगे तो फिर मुझे नहीं पता चलेगा कि आप क्या चाहते हो, मतलब आप चीज़ें क्या करना चाहते हो, ठीक है, क्या किस पे वीडियो चाहते हो। तो अगर आप बताओगे नहीं और फिर उसके बाद चीज़ें होंगी तो वो ठीक नहीं लगेगा, मुझे भी नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो मेरा यार सपोर्ट करो, इतना सपोर्ट कर दो कि कम से कम मुझे बताओ कि मुझे क्या कंटेंट देना है आपको, ठीक है, कम से कम ये तो पता चले, ठीक है। तो कमेंट यार करना ना भूलें, ठीक है। और वीडियो को यार अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, और कुछ पार्ट समझ नहीं आता है तो मुझे कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं बता पाऊँ कि हाँ इसके लिए भी ये चीज़ हो सकती है। क्योंकि अगर आप मुझे कमेंट नहीं करेंगे तो मैं कैसे बता पाऊँगा, क्योंकि मैं अपनी जर्नी आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट और वेब डेवलपमेंट, आज मैं पाइथन डेवलपर हूँ, ठीक है, अपनी कंपनी में। तो आप मुझे बता देंगे तो मैं बता पाऊँगा कि मैंने कैसे पाइथन डेवलपर, सबसे पहले मैंने जावास्क्रिप्ट से शुरू किया, अब मैं पाइथन डेवलपर हूँ, तो किस तरह से मेरी जर्नी रही है। तो मैं आपको बता पाऊँगा कि किस तरह से आपको सीखना चाहिए और आपको इस IT के टैक में जाना चाहिए, क्योंकि फ़िलहाल जब मैंने सीखी थी तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई है अब से, ठीक है। तो यहाँ मैंने कुछ CSS लिख दिए कि टूल टिप पे होवर हो तो टूल टिप टेक्स्ट पे विजिबल हो जाए, ठीक है ना। मैं ज़्यादा बकवास नहीं करना चाहता, बस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप सच में IT में जाना चाहते हैं या फिर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डेवलपर या डेवऑप्स डेवलपर बनना चाहते हैं, तो रियलिटी यही है कि आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत करके आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी। वो सीक्रेट मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। और दूसरी बात है कि ना, आपको चीज़ें करते करते आज की लाइफ के साथ डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्री में अब थोड़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं, बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, ठीक है। और मैं भी कोई BCA स्टूडेंट नहीं हूँ, BTech स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक BCom ऑनर्स स्टूडेंट हूँ जिसने BCom ऑनर्स कर रखा है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप तो बिल्कुल ही कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ कुछ CSS लिख दी है आइकन में, ठीक है, ये जो हमारे आइकन्स के अंदर लिख दी है, ठीक है। मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया था, थोड़ा सा फ्लो में। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया हाइट एंड विड्थ, और मार्जिन लिख दिया 0 पिक्सल, 0 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि मुझे कोई मार्जिन नहीं देनी। मार्जिन जो होती है ना, वो बाहर से दी जाती है, पैडिंग जो है वो अंदर होती है। आप एक समझ सकते हैं कि एक बॉक्स है, उसके अंदर अगर पैडिंग, मुझे स्पेसिंग देनी है तो पैडिंग देंगे, और मार्जिन बाहर के लिए। तो फिलहाल हम इनपुट को कुछ CSS दे सकते हैं, जैसे कि मैं बॉर्डर नन कर रहा हूँ, इसका आउटलाइन नन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए इनपुट टैग का कोई भी बॉर्डर और आउटलाइन, ठीक है। और इसके अंदर जो लिखेगा उसका फ़ॉन्ट साइज में 20 पिक्सल लिख रहा हूँ, ठीक है, 20 पिक्सल लिख रहा हूँ। और फ़ॉन्ट फैमिली लिख रहा हूँ यहाँ पे सैंस सेरिफ, और विड्थ लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं 100% लिख देता हूँ। और पैडिंग दे देता हूँ, यहाँ पर पैडिंग देता हूँ 7 पिक्सल और 7 पिक्सल दोनों तरफ से, ठीक है, ऊपर और नीचे, लेफ़्ट राइट। चाहे तो आप एक ही बार में 7 पिक्सल लिख सकते हो, ठीक है। और मैं यहाँ माइक में भी कुछ दे देता हूँ, माइक में भी मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे 48 पिक्सल ले देता हूँ, ठीक है। विड्थ उसकी हाइट में दे देता हूँ मैं यहाँ पर 28 पिक्सल, ठीक है। ये मैं रैंडमली डाल रहा हूँ, मेरा कोई ये इरादा नहीं है कि मैं एक परफेक्ट वैल्यू डाल रहा हूँ, ये मैं रैंडमली, आगे जाके हम इन चीज़ों को ना ठीक कर लेंगे अगर कुछ गड़बड़ लगी तो, ठीक है। अब मैं बॉर्डर रेडियस डाल रहा हूँ यहाँ पे 50%। बॉर्डर रेडियस तो फिक्स रहता है, अगर आपको पूरी चीज़ें सर्कल में चाहिए तो 50% बॉर्डर रेडियस डाल दो तो हो जाता है, ठीक है, CSS के अंदर। अब मैंने यहाँ सेंटर करने के लिए डिस्प्ले फ्लैग्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और लाइन एंड सेंटर, ये 3 प्रॉपर्टी लगा दी है। कभी भी चीज़ों को सेंटर करना हो CSS के अंदर तो ये ट्रिक हमेशा काम आती है। और मैं बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ इसके अंदर। बैकग्राउंड कलर जो है मैं यहाँ पर हैश कलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। हैशिंग कलर जो होते हैं ना, वो
वो पहले से प्री डिफ़ाइन होते हैं कुछ कलर्स, लेकिन मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम बना भी सकते हैं खुद के। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बॉर्डर नन कर देता हूँ। ठीक है, बॉर्डर नन करने के बाद ना मार्जिन लगाता हूँ, यहाँ पे मार्जिन लगा देता हूँ लेफ़्ट की साइड में, ताकि मैं क्या करूँ, उस सर्च बार से जो बीच में यूट्यूब के सर्च बार लगा रहता है उससे मेरा जो माइक है वो थोड़ा सा हट जाए, मतलब स्पेसिंग ले ले। फिर यहाँ पर ना मैं ऊपर की तरफ देखता हूँ कि क्या मैंने कुछ मिसिंग की है, थोड़ा ऊपर देखता हूँ। हाँ, ये बॉक्स शेडो में मुझे चाहिए था, मैं बॉक्स शेडो लगा देता हूँ। देखो, बॉक्स शेडो में लगा देता हूँ। और एक और बात, कॉपी करना कोई गुनाह नहीं है, कॉपी आप कर सकते हो, लेकिन हाँ, अपनी समझ को रखते हुए कॉपी करना ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, तो आप कॉपी करें लेकिन अपनी समझ को रखते हुए। ठीक है, मतलब आपको वो चीज़ समझ में आ रही है तो कॉपी करें, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसको ना यहाँ से मैं बताता हूँ आपको एक CSS बॉक्स शेडो की वेबसाइट, जहाँ पर आप बॉक्स शेडो यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ लिखोगे वेबसाइट पे और यहाँ पर बॉक्स शेडो की वेबसाइट आ जाएगी getcsscan.com नाम की, और यहाँ से कॉपी करो बॉक्स शेडो जो भी आपको अच्छा लग रहा है और यहाँ यूज़ कर लो। तो मैं आपको बता दूँ, ये पहले से ही डिफ़ाइन है, मुझे इसमें कोई अपनी तरफ से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं घंटों लगाऊंगा, मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं आएगी। तो एक CSS स्टाइलिंग एक ऐसा काम है जिसमें ना घंटों लग जाते हैं। ठीक है, तो इसमें निराश ना हो कि आपको भी लग रहे हैं, तो आपको लगेंगे, शुरुआत में सबको लगते हैं। कोई भी ऐसे दुनिया में कोई महामानव नहीं है जो ना डिज़ाइन को एक ही बार में परफेक्ट कर ले। खैर, एक्सेप्शन इज़ देयर इन द वर्ल्ड, बट हम तो नहीं हैं, सबसे बड़ी बात तो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं राइट साइड की CSS लिख देता हूँ। ठीक है, मेरे राइट साइड में ना आइकन्स है, तो मैं यहाँ आइकन लिख देता हूँ पहले राइट साइड के लिए, राइट साइड। तो यहाँ पे मैंने राइट लिख लिया, डिस्प्ले फ्लैग्स। ठीक है, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, नहीं, स्पेस अराउंड कर देता हूँ, क्योंकि बीच में मुझे अराउंड उन बटनों के बीच में स्पेस चाहिए। तो अलाइन आइटम सेंटर, और मैं यहाँ पर विड्थ देता हूँ 155 पिक्सल। ठीक है, और इसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पर राइट आइकन लिखना है। ठीक है, राइट आइकन लिख के, अरे मैं यहाँ देखता हूँ तो यहाँ पर राइट साइड हेयर मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है, मुझे लगता है। मुझे गड़बड़ दिख रही है। अरे, मैंने तो CSS के लिए मैंने जो सिलेक्ट किया है वो राइट है, और यहाँ पे राइट है ही नहीं। तो अच्छा, मैंने डिव के अंदर जो डिव को क्लास दी है ना, वो राइट साइड है। तो मैं इसको ना चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, इसको ना मैं कॉपी कर लेता हूँ, या फिर इसको बदल देता हूँ। एक काम करता हूँ, इस राइट साइड को ही कॉपी कर लेता हूँ। मैंने राइट साइड लिख दिया है, तो मैं इसे कॉपी करके ना इसमें लगाता हूँ। मुझे लग ही रहा था कुछ गड़बड़ है। ठीक है, मैंने यूज़ कर लिया है इसको, और यहाँ पर राइट आइकन्स चैनल है यहाँ पर, और इसके अंदर इमेज है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। आई थिंक मैं कुछ गड़बड़ कर दी है यहाँ पर, या फिर नहीं, देखते हैं। यहाँ पर मैंने क्या करा है, बटन लिया है, बटन लेने के बाद मैंने चीज़ें सही कर दी हैं। अब मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ राइट आइकन चैनल। चलो देखते हैं आगे, अगर कुछ गड़बड़ होगी तो मैं बाद में इसे चीज़ें सॉल्व कर दूँगा। और मैं आपको पहले ही बता दूँ, चीज़ें ना हमेशा वैसी नहीं होती जैसा आप सोचते हो। ठीक है, तो ऐसा कोई नहीं है कि हो सकता है कि मुझसे कुछ गड़बड़ हो गई हो, लेकिन फिर भी अभी देख लेते हैं इसको। राइट आइकन्स को मैं कॉपी कर लेता हूँ, राइट आइकन को कॉपी करके इसकी CSS लिख देता हूँ, मतलब राइट आइकन चैनल को लेकर। ठीक है, और यहाँ पर मैं अपने चैनल का जो है ना बॉर्डर देना चाहूँगा सबसे पहले, या फिर और चलो मैं पहले बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। पहले बैकग्राउंड नन कर देता हूँ, क्योंकि मुझे बैकग्राउंड नन करना है, और इसको बॉर्डर को भी नन कर देता हूँ, क्योंकि बॉर्डर मुझे नहीं चाहिए उसके अंदर, चैनल के अंदर अच्छा नहीं लगेगा बॉर्डर। ठीक है, आप चाहे तो दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप देना चाहें तो दे सकते हैं। ठीक है, अब मैं चैनल लोगो नाम की क्लास पे जाता हूँ। ठीक है, और इस चैनल लोगो नाम की क्लास पर मैं CSS लिखता हूँ, डॉट चैनल लोगो। ठीक है, अब ये चैनल लोगो के अंदर ना मैं विड्थ दे देता हूँ, जिससे कि वो जो मेरा लोगो है ना उसकी विड्थ थोड़ी बढ़ जाए। 35 पिक्सल मैं दे देता हूँ यहाँ पे, और बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ, यहाँ पर बॉर्डर रेडियस 50% दे देता हूँ, जिससे वो गोला आकार में आ जाए। ठीक है, वैसे मेरा चैनल लोगो तो ऐसा है कि उसको देखोगे तो वो गोलाकार में नहीं आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ इन चीज़ों को। ये ऐसा क्यों आ रहा है, यहाँ पे 3 बटन होने चाहिए थे, और ये मेरा सर्च बार भी इधर जा रहा है। ठीक है, बाकी सब तो ठीक था।
लगता है मुझे से कुछ गड़बड़ हो गई है, मुझे चेक करना पड़ेगा। चलो एक बार ना चेक कर लेते। मैंने यहाँ पर कहाँ पर गड़बड़ करी है, मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि शायद मैंने बटन नहीं बनाए हैं बहुत सारे राइट साइड में। तो मैं यहाँ राइट आइकन नाम से बटन डिप बना लेता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर इमेज दे देता हूँ और इमेज के अंदर मैं डाल देता हूँ जो मैंने आइकन्स मैंने डिसाइड करे थे। एक कैमरा था आई थिंक, ठीक है। तो मुझसे थोड़ी बहुत गलती हो गई थी, ठीक है, और इस गलती को मैं सुधार लेता हूँ। यहाँ पर डिव की जगह मैं बटन लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी बटन लिख देता हूँ। अगर आप VS कोड के अंदर डॉट और क्लास का जो भी नाम है वो देंगे ना, तो वो डिव ही समझता है हमेशा, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखें कि VS कोड के अंदर हमेशा डॉट और करके क्लास देंगे तो वो हमेशा डिव ही समझेगा और डिव क्रिएट करके देगा। तो यहाँ मैंने सारे बटन क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे बेल आइकन हो गया और कैमरा, और सेव कर लेता हूँ इनको। जैसे ही सेव करता हूँ और यहाँ पर ना मैं देखता हूँ और कुछ तो गड़बड़ नहीं है कि जिससे की वजह से, अगर आपको कुछ गड़बड़ दिख रही है तो कमेंट करें प्लीज़ कि कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, ठीक है। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो मुझे बहुत खुशी है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। और इस चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना, बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं जो इंटरेस्टिंग होगी और प्रोजेक्ट बेस पे होगी। तो यहाँ पर मैं क्लास लिख देता हूँ style.css के अंदर, राइट आइकन के अंदर एक CSS लिख देता हूँ, विड्थ 40 पिक्सल दे देता हूँ उसको, और हाइट दे देता हूँ 38 पिक्सल, सॉरी, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर बॉर्डर रेडियस लगाता हूँ। बॉर्डर रेडियस नहीं, मैं यहाँ पे चाहता था बॉर्डर का नन करना चाहता था, हाँ, क्योंकि मैंने उसका भी चैनल का भी तो बॉर्डर नन कर दिया था, ठीक है। तो मैं यहाँ बैकग्राउंड कलर भी नन कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ, और मैं भी यहाँ बॉर्डर रेडियस 50% ही देने वाला हूँ क्योंकि मुझे वो आइकन गोल चाहिए, ठीक है। फिर मैं यहाँ राइट आइकन और डॉट होवर लगाता हूँ। होवर का मतलब यहाँ पर है टच करना। जैसे ही कोई आपका माउस टच करेगा ना तो वहाँ पर वो डिस्प्ले फ्लैग्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हो जाएगा और यहाँ पर वो अलाइन आइटम सेंटर हो जाएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, और बैकग्राउंड कलर जो होगा वो होगा हैश, मुझे नंबर याद आ रहा है, ये 80A1A सही है, ठीक है। तो ये लगा लेते हैं हम, और ये करने के बाद मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसका बॉर्डर रेडियस, वो बॉक्स शैडो लगा लेते हैं, सॉरी बॉर्डर रेडियस बार बार निकल रहा है, ठीक है। बॉक्स शैडो लगा लेते हैं, ठीक है। बॉक्स शैडो लगाने के बाद सेव कर देता हूँ मैं यहाँ पर, और रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक तो आ रहा है। पहला वाला तो ठीक आ रहा है, लेकिन दूसरा वाला आई थिंक मुझे गलत लग रहा है, क्या गड़बड़ हो गई अब तो। और हाँ, ये हमारा हैम्बर बार भी सही नहीं है। तो चलो यार देखते हैं कि ऊपर क्या क्या गड़बड़ हो रखी है, हमने एक बार देखना पड़ेगा हमें। ज़रा मैं यहाँ देखूँ क्या गड़बड़ है मैंने की है, एक बार रिव्यू करना पड़ेगा मुझे इन सब चीज़ों को। तो देखते हैं यार, सॉल्व करते हैं इन चीज़ों को कि क्या गड़बड़ है हम पे। मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें सही लिखी है, मैंने हेडर कर रखा है। हो सकता है ना स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हो मुझसे, क्योंकि CSS के अंदर अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो कहीं और CSS लग जाती है। तो यहाँ पर देखो हैमबर्गर लिखा हुआ है आई थिंक, यहाँ मैंने आइकन में जो मैंने ID यूज़ करी है थेम्बर आइकन लिखा हुआ है। सॉरी दोस्तों, इसमें मेरी गलती थी। खैर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये तो सही हो गया। देखा, स्पेलिंग मिस्टेक ही होती है हमेशा ज़्यादातर, और मेरे से खासकर होती है। खैर मैं यहाँ पर देख लेता हूँ और क्या चीज़ें हैं, ठीक है। और भी चीज़ें देखनी पड़ेंगी मुझे, इसे देख लेते हैं एक बार, कुछ अगर मुझे मिल जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने या तो स्पेलिंग की मिस्टेक तो करी है, क्योंकि ये साइड में आ रहा है और मुझे मिडल में चाहिए ये, ठीक है। यहाँ पर भी सही है, और यहाँ पर मुझे लग रहा है यहाँ पर भी सही है। एक बार फिर दोबारा देखो, कुछ तो गड़बड़ है। देखो दोस्तों, मैं इस चीज़ को काट भी सकता था, ठीक है, इस वीडियो को यहाँ से रिमूव भी कर सकता था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ना ऐसी चीज़ें मैं रिमूव करूं। मैं चाहता हूं कि मैं आपको दिखाऊं कि एक डेवलपर सच में फाइंड करता है, ढूंढता है। अगर ढूंढेगा तभी वो चीज़ों को कर पाएगा, क्योंकि सारे डेवलपर को इतनी बड़ी चीज़ें नहीं होती है कि हाँ भाई वो एकदम से याद आ जाए। वो सिर्फ एक्सपीरियंस से आता है, लेकिन एक्सपीरियंस लोग भी बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, ठीक है। और इतने एक्सपीरियंस होने के बाद भी वो करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी चीज़ें बेकार हैं।
मैं आपको पहले ही बता दूं कि आप लोग भी अगर गलती करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उस चीज़ को सुधार सकते हो, चीज़ों को बेटर बना सकते हो, क्योंकि हम बेटर कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। और बेटर करना ही हमारा असली काम है, ठीक है। तो क्योंकि टेक्नोलॉजी हमेशा आगे बढ़ती रहेगी और बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। जैसे आज ChatGPT है, मेरे टाइम पे ChatGPT नहीं थी। खैर अगर मैं 2 साल पहले कहूँ तो ChatGPT नहीं थी। आज के मुकाबले बहुत ज़्यादा मदद करती है ChatGPT, और इसे यूज़ करना भी बहुत अच्छी बात है। खैर मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छी बात है इसे यूज़ करना। आप इसको अपनी नॉलेज के लिए यूज़ करें, और सही किसी भी पावर्स को ना, किसी भी टेक्नोलॉजी को सही और गलत का यूज़ करना आना चाहिए, मतलब सही का यूज़ करना आना चाहिए। अगर गलत में यूज़ करेंगे तो गलत ही होगा, और सही में यूज़ करेंगे तो सही होंगी चीज़ें, ठीक है। मैं इसे रिफ़्रेश करके देख रहा हूँ, तो मुझसे कोई गलती हो गई है तो मैं राइट क्लिक करके देख लेता हूँ, क्योंकि अब मेरा डेव टूल्स ही बहुत ख़तरनाक है। मतलब किसी भी डेवलपर का जो ब्राउज़र के अंदर जो डेव टूल्स होता है ना, वही सबसे ज़्यादा मददगार होता है किसी भी डिज़ाइन को करने के लिए, ठीक है। जैसे मैंने फेसबुक वाली वीडियो में बताया था आपको, और वहाँ पे मैंने पूरा करके दिखाया था चीज़ों को, ठीक है। और नहीं देखी है फेसबुक की वीडियो कि हमने फेसबुक का लॉगिन कैसे पेज बनाया था, कैसे बनाया था, तो आप यार आइकन में जाकर ना, ऊपर आइकन बटन आ रहा होगा, एक शो कर रहा होगा, वहाँ देख सकते हैं, या फिर मेरे प्लेलिस्ट वेबसाइट प्रोजेक्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर देख लो। और यार अगर सच में बनना चाहते हो ना, मैं नहीं चाहता आप लोग 1000 लोग मेरे पास आए, लेकिन 2 लोग भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे खुशी है कि यहाँ तक वो कुछ बनना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ छोटी सी गलती यही कर दी थी कि डिव मैंने ऊपर नीचे कर दिया था, और मुझे वहाँ से पता चला, जैसा आप देख सकते हैं। तो ये अब साइड में मिडल में आ गया है, ठीक है। लेकिन ये बटन क्यों नहीं हुए? इन बटनों में क्या अकाल आ गया? अब देखते हैं क्या होता है इसमें कि बटनों में मैंने क्या कर दिया। कहीं मुझे स्पेलिंग आइकन्स में आइकन लिखा है, आइकन्स लिखा है, आइकन लिखा होगा आई थिंक। सेव करता हूँ इसमें, ठीक है, और वहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ। अच्छा, वहाँ पर मैंने आइकन नाम से सिलेक्ट कर रखा था, डॉट राइट आइकन। देखो ये टूल टिप था जो मैंने अभी टच करा ना दोस्तों, और ब्लैक कलर का है, ये टूल टिप था, ठीक है। तो यही मैं चाहता था, ठीक है। और आगे बढ़ते और आगे देखते क्या क्या और गलती की है मैंने, क्योंकि माइक की तरफ से ना मुझे सेंटर में नहीं आ रही चीज़ें, और माइक में सेंटर में नहीं आ रही ना, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो माइक के अंदर मैंने क्या गड़बड़ी करी है यहाँ पर देखना पड़ेगा। एक काम करता हूँ मैं ना, वहीं वेबसाइट के, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उस क्रोम में जाकर ना राइट क्लिक कर लूँ और वहाँ से देख लूँ, ठीक है। वो बेटर आइडिया है यहाँ के बेटर आइडिया से, क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई भी गलती नज़र नहीं आ रही है। तो मैं यहीं पे करके देख लेता हूँ। एक बार रिफ़्रेश नहीं हुआ तो मैं इंस्पेक्ट कर लेता हूँ। देखो डिज़ाइन जब भी कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, डेवलपर फ्रंट एंड डेवलपमेंट जब भी कर रहे हो, डिज़ाइनिंग पार्ट बोलते हैं उसको, फ्रंट एंड डेवलपर को डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट दोनों करते हैं। लेकिन जब भी करना हो तो आप ना सब डेव टूल्स को ज़रूर यूज़ करें। इसको ही बोलते हैं डेव टूल, जो अभी मैं यूज़ कर रहा था इंस्पेक्ट करके, ठीक है। ये थोड़ा सा वैसी आ गई। तो यहाँ पर मैंने ना अलाइन आइटम नहीं लिखा था, अलाइन कंटेंट लिखा था। तो अलाइन कंटेंट एक अलग CSS की प्रॉपर्टी है और आइटम एक अलग CSS की प्रॉपर्टी है, ठीक है। मैं ये CSS की जर्नी में आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी मैं बता दूं शॉर्ट फॉर्म में, तो आइटम जो है वो ऊपर से टॉप टू बॉटम दोनों सीधे टॉप टू बॉटम सेंटर करने में काम आती है। और कंटेंट एक अलग प्रॉपर्टी है जिसको मैं आपकी CSS की प्रॉपर्टी में बताऊँगा, जो CSS का कोर्स आएगा उसमें, ठीक है। अब बताते हूँ यहाँ पर मैं मेन डिव मैंने यहाँ पर लिया। अब ये मेन डिव क्या है? ये मेन डिव जो है ना, मैं अब ना साइड बार भी बनाऊँगा इसके अंदर, और नीचे की तरफ मैं ना एक जो एक बहुत बड़े वीडियो का सेक्शन है वहाँ वो भी बनाऊँगा, ठीक है। इस तरह से कुछ, ठीक है। ये वीडियो का सेक्शन हो गया, ये हमारा मेन वो हो गया डिव, ठीक है। तो एक साइड बार और मेन सेक्शन, ठीक है। तो आप देख रहे होगे जैसे, तो ये हमने बनाया है, और मैं इसका आइकन लेना चाह रहा हूँ सबसे पहले। तो दोस्तों हम इसका आइकन ले रहे हैं, ठीक है। हम किस तरह से, मैं ये दिखाने वाला हूँ कि यार अगर हमें कहीं पे भी यूट्यूब का या किसी भी वेबसाइट का आइकन ना मिले तो हम किस तरह से वो आइकन ले सकते हैं। आप राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट करें, और ये आप यहाँ पर सिलेक्ट करें, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करें, एडिट टू HTML करें, ठीक है। तो ये आपको SVG का कोड मिल जाएगा। SVG एक ऐसा कोड है जो इमेज दिखाता है। हालांकि ये एक वेबसाइट के लिए कोड होता है जिसमें आपकी इमेज ही रहती है,
ऐसा नहीं है कि ये कुछ और है, ये इमेज है लेकिन ये वेबसाइट की इमेज है जो वेबसाइट से बनाई गई है। ठीक है, मतलब इसको कह सकते हैं सॉलिड वर्चुअल ग्राफिक, ऐसा ही कुछ इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, इसकी मदद से क्या होता है कि ना हमारे ग्राफिक बहुत जल्दी तेज़ी से काम करते हैं। मतलब मैं कह सकता हूँ कि अगर आप SVG का यूज़ कर रहे हैं अपनी वेबसाइट में तो बहुत जल्दी से आपकी वेबसाइट उस इमेज को लोड कर पाएगी दूसरी वेबसाइट्स के अदर देन, अगर कंपेयर किया जाए तो। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि ना हम ना ऐसी सारी इमेज SVG यूज़ करते रहेंगे। ठीक है, तो आप इसे ना किसी भी वेबसाइट से कर सकते हो। अगर किसी वेबसाइट का आप क्लोन बना रहे हो प्रैक्टिस के लिए या फिर कुछ भी कर रहे हो तो वहाँ से आप ये क्लोन करके ले सकते हो, कॉपी कर सकते हो। कॉपी करना गलत नहीं है, आप उसके आइकन यूज़ कर सकते हो। क्योंकि फ़िलहाल के लिए मुझे वो आइकन कहीं पर मिले नहीं थे और मैं ढूंढता रहता तो बहुत टाइम लग जाता, तो आप ऐसे कॉपी कर सकते हो। ठीक है, मैं बाकी भी कर सकता था लेकिन मैंने बाकी डाउनलोड कर लिए थे। ठीक है, तो ये देखिए ये सारे ना आइकन हमारे पास धीरे धीरे आ रहे हैं। मैं इसे कॉपी करता रह रहा हूँ और लगाता जा रहा हूँ। ठीक है, और जब तक, और ध्यान रखिए कि ये आइकन तब तक लगे हुए हैं जब तक आपकी नेट की स्पीड है। मतलब अगर आपका नेट नहीं चल रहा है तो ये आपके काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये दूसरी वेबसाइट पे लगे हुए हैं। मतलब ये गूगल के या फिर यूट्यूब की वेबसाइट पर ये आइकन है तो यूट्यूब को इंटरनेट से कनेक्ट करना पड़ेगा। मतलब आपका कंप्यूटर जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए तभी ये काम करेंगे, वरना नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, वरना आप डाउनलोड कर लीजिए, बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ पर आप ना ये आइकन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैं फ़िलहाल ये से यूज़ कर रहा हूँ और इस तरह से मैं यूज़ कर रहा हूँ HTML में। ठीक है, और यहाँ पर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रहा हूँ। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए मैंने HR का यूज़ किया है। HR आपको पता है, HR एक हॉरिजॉन्टल लाइन टैग है। ठीक है, जो लाइन क्रिएट कर देता है। मैं चाहता तो बॉर्डर भी यूज़ कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया। मैं आपको HTML के टैग भी बताना चाहता हूँ साथ के साथ। ठीक है, और आप ये सोच रहे होंगे कि यार ऐसे तो हम सारा HTML का कोड राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर क्लिक करके यूज़ कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये सब बातें सच हैं कि राइट क्लिक करके हम सारी वेबसाइट का कोड तो ले सकते हैं लेकिन उसकी CSS नहीं ले सकते। और CSS अगर ले भी ली हमने किसी तरह से तो उसकी जावास्क्रिप्ट नहीं प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक ऐसा हथियार है, ऐसी चीज़ है। जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हमारी वेबसाइट को ना स्टैटिकली बनाती है। स्टैटिक का मतलब कि बटन क्लिक करें तो ये हो जाए, ठीक है, सर्च करें तो ये हो जाए, ये पेज आना चाहिए, तो वो जावास्क्रिप्ट का काम है, मतलब इंटरेक्टिव। तो हम वैसे भी यहाँ पर प्रैक्टिस करने आए हैं और आप प्रैक्टिस का ही ये मान के चलिए कि आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आप किसी भी वेबसाइट को पूरा कॉपी तो नहीं कर सकते। मतलब आप अगर राइट क्लिक करके पूरा HTML का कोड करेंगे तो वो कॉपी नहीं होगा और हो सकता है कि उसके कुछ कोड काम भी ना करें। तो ये ध्यान रखिएगा, इस दिमाग में मत लाइएगा कि ना हम राइट क्लिक करके सारा कोड कॉपी कर लेंगे तो वेबसाइट बन जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। हाँ, थोड़ी बहुत दिखेगी लेकिन ज़्यादा नहीं दिखेगी और उसमें आपको बहुत झंझट होगी और आपका टाइम भी ज़्यादा ख़राब होगा। ठीक है, तो यहाँ मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ जैसा आप देख रहे हैं। मैं यहाँ शॉर्ट लिख देता हूँ और आगे जाके चीज़ें मैं ऐसी करते रहता हूँ। ठीक है, और मैं आपको बता दूँ कि ये मेरी राय है, खैर बाकी आप जितना जल्दी अपने शॉर्ट टाइम में काम कर सकते हैं उतना कर दीजिए, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप फाइनल प्रोडक्ट कैसे बना रहे हैं। अगर आप काम करके बना रहे हैं और अपना वर्क को इजी करने के लिए आप वेबसाइट पे जाके थोड़ा सा कोड उठा रहे हैं तो ऐसा कोई गलत काम नहीं है। लेकिन आप उस कोड को नहीं जानते वो गलत है, क्योंकि अगर आप उस कोड को नहीं जानते तो उसमें एडिट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वैसे भी सारे वेब डेवलपमेंट जो है ना वो एडिटिंग ही करते हैं और कोड को कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं। फ़िलहाल मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप भी ऐसे करें। अगर आप लर्न कर रहे हैं ना किसी भी चीज़ को, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ऐसे वेबसाइट डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं और वेबसाइट डेवलपमेंट कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं या करने के लिए सीख रहे हैं, तो आपको कॉपी नहीं करना चाहिए शुरुआती तौर पर। बाद में आप कॉपी कर सकते हैं, लेकिन शुरुआती तौर पर आपको समझना होगा कि हमें पहले लिखना ही पड़ेगा कोड अपने हाथों से, क्योंकि अगर आपने अभी को कॉपी करने की आदत बना ली तो बाद में कोई ऐसा काम आपको दे दिया जाए जहाँ पर पूरी दुनिया में उसका कोड अवेलेबल ही ना हो। जैसे कि एग्ज़ाम्पल दिया जाए तो मैं ChatGPT की बात करूँगा, तो ChatGPT एक प्रोडक्ट नया आया है मार्केट में और उसको लिखने वाले शायद 350 लोगों ने डेवलपमेंट किया है, लेकिन उन लोगों ने भी कॉपी की है, कॉपी तो करी है उन्होंने
थोड़ा बहुत कोड, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने पूरी कोड को कॉपी करा है। उन्होंने एडिटिंग करी है उसके अंदर, उन्होंने अपना लॉजिक लगाया है, अपने दिमाग से काम लिया है, उस कोड को कहाँ कहाँ यूज़ करना है, कैसे मैनिपुलेट करना है, ये उन्होंने किया है। ठीक है, इसकी मदद से क्या हुआ ना, उन्होंने ये नई प्रोडक्ट को इन्वेंट किया और यूज़फुल बनाया। तो आप भी जब भी किसी वेबसाइट को बना रहे होंगे या वेबसाइट के बाद आप सॉफ्टवेयर या फिर एंड्रॉयड बना रहे होंगे, तो आप भी इसी तरह से काम करने वाले हैं और इसी तरह से करेंगे। ठीक है, तो जब तक आप लर्न कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो आप खुद से ही करें, कैसा भी बने हो, आपकी यूनिक चीज़ हमेशा आपके लिए काम आएगी। और एक सवाल और आता है मेरे पास, या फिर मेरे से पूछा जाता है बहुत सारा, मतलब कुछ स्टूडेंट पूछते हैं या फिर मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ से भी पूछा जाता है कुछ लोगों से कि वेबसाइट जब हम किसी की वीडियो देख रहे हैं या फिर कोई हमें सिखा रहा है तो उसको हम कर रहे हैं, तो क्या वो प्रोजेक्ट माना जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर आप उस प्रोजेक्ट को कुछ यूनिकनेस में लाते हैं, कुछ अपना कुछ क्रिएट करते हैं, तब तो शायद वो प्रोजेक्ट माना जाएगा। और अगर वो इंटरव्यू को पता चल गया कि ये प्रोजेक्ट यहाँ से उठाया तो नहीं माना जाएगा। तो ध्यान रखिए कि अपना प्रोजेक्ट आप खुद बनाएं। ये प्रेफरेंस ले सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन और उसके अंदर यूनिक कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने एक ये डिज़ाइन करा है यूट्यूब का, मैं बना रहा हूँ, तो आप इस यूट्यूब के डिज़ाइन को और इन्हेंस करके अलग चीज़ें दिखा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही चीज़ करें। ठीक है, तो मैंने मानता हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण दे दिया, लेकिन ये ज़रूरी था। ठीक है, क्योंकि ये काम तो मैं करता ही रहूँगा। ये HTML आपको पता ही होगी, तभी आप ये वीडियो देख रहे होंगे, थोड़ा बहुत भी आती होगी, और नहीं भी आती तो मैं बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पर H5 का यूज़ किया है। H5 और ये H1 होते हैं हेडिंग। आपको पता होगा कि HTML में हेडिंग के लिए हम H1 H2 करते हैं, तो ये H5 लगाया है मैंने। और UL अनऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल किया है, जहाँ डॉट डॉट होते हैं, और मैंने यहाँ li लिस्ट है हमारी, और div के अंदर डाल दिया है। जैसा मैंने ऊपर की तरफ किया था, जैसा आप देख रहे होगे, तो वैसे ही किया है मैंने। यहाँ पर भी मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने subscribe.jpg नाम की फ़ाइल है मेरे पास, इमेज, उसे लगा दिया है और इसे कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी और पेस्ट, ज़्यादातर कॉपी और पेस्ट ही होने वाला है इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोड मैं लिख नहीं पाऊँगा। ठीक है, और मैं एक ही जैसा कोड लिखना है मुझे। खैर, मैं बाद की वीडियो में बताऊंगा कि इस चीज़ को कम किया कैसे जा सकता है, पर अभी के लिए आपको ये कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, और मैं इस कोड को और यहाँ पर इन्हेंस कर देता हूँ। ठीक है, और हाँ, कोई कमेंट सेक्शन में लिखे कि इसकी फ़ाइल चाहिए तो बता देना, क्योंकि यार मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं उसकी लिंक नहीं डालूँगा। गिटहब पे मैं अपने ये प्रोजेक्ट डाल दूँगा और वहाँ से आप ले सकते हैं, लेकिन मैं अभी उसकी लिंक नहीं डालूँगा। और लेकिन अगर कोई कमेंट करेगा और नंबर ऑफ़ कमेंट ज़्यादा आएंगे, तो मैं उसकी वेबसाइट की पूरी कोडिंग जो है ना अपने कमेंट सेक्शन में डाल दूँगा, ज़रूर डालूँगा। ये मेरा प्रॉमिस है, अगर कमेंट करोगे तो, क्योंकि कमेंट करना होगा आपको और बताना होगा कि आपको फ़ाइल चाहिए, क्योंकि बाद में फिर मैं ऐसे ही डालना चाहता। मैं चाहता हूँ कि अगर आपकी यूज़फुल हो तभी आप इस पे करें, बाकी तो आप कर ही लेंगे देखते देखते। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वही सारा काम दोबारा किया है जो मैंने ऊपर किया था। ठीक है, जो ऊपर की कोडिंग मैंने लिखी थी वो सारी मैंने कोडिंग यहाँ पे भी लिखी है। H5 यूज़ किया है, अनऑर्डर लिस्ट लिखी है, li करा है, और वही क्लास दे रहा हूँ मैं div की साइड आइकन नाम से, और यही कॉपी कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मैं ना सारे आइकन ना लेकर नहीं आ सकता, और मैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा और वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत बड़ी, वैसे भी वो बड़ी हो चुकी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ पर ना सेम SVG इमेज का यूज़ कर रहा हूँ और सेम कोड कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पर, जिससे क्या होगा कि मुझे बार बार कुछ अलग आइकन लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि बार बार निकालना, बार बार वो प्रोसेस करना बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी और पेस्ट कर रहा हूँ। आप चाहे तो इन SVG, जहाँ पर SVG टैग लिखा हुआ है, उस चीज़ को हटाकर आप, जैसे मैंने पहले बताया था शुरुआती में, आप उसको राइट क्लिक करके, इंस्पेक्ट क्लिक करके आप उसकी आइकन ले सकते हैं या डाउनलोड भी कर सकते हैं, और वहाँ पर इमेज लगा सकते हैं इमेज टैग की मदद से। ठीक है, तो बाकी आप देख लेना। मैं यहाँ पर म्यूज़िक लिख रहा हूँ। ठीक है, और क्या क्या था आप मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, और एक और बात मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि इस वीडियो में, ठीक है, आप
कमेंट्स करना और कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बता देना कि आपको ना ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी और कौन सा पार्ट ठीक लग रहा है आपको, ठीक है, और समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि आपको समझना बहुत ज़रूरी है HTML CSS की। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि ना आप अगर अपनी चाहते हैं कि मैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट या फिर फुल वेबसाइट बना के दिखाऊं अपनी चैनल पर, फुल वेबसाइट अपने चैनल पर एक वीडियो लाऊं कि फुल वेबसाइट कैसे बनती है, उसको पूरा बताऊं, ठीक है, उसमें सभी चीज़ें जो भी वेब टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ करती हूँ, एंड टू एंड प्रोजेक्ट, और उस प्रोजेक्ट को होस्टिंग भी करूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने वो बना दी है, वो सही चल रही है, नहीं, मैं उसे फ्री में होस्टिंग करूं। फ्री में होस्टिंग करने के बाद आप उसे देख सकते हैं, ठीक है, सर्च कर सकते हैं। तो अगर ऐसी वीडियो चाहिए तो बताना। और अगर आपको YouTube को कंप्लीट देखना है कि YouTube आपको पूरा कंप्लीट, जैसे जिसमें वीडियो भी अपलोड हो, ऑडियो भी अपलोड हो, सब कुछ अपलोड हो, जैसे YouTube वर्क करता है, आपको वो फुल वाला वीडियो चाहिए तो ये भी बता देना मेरे को। और जैसे जैसे आपने फेसबुक का देखा था पिछला वीडियो, उसमें फेसबुक का मैंने लॉगिन पेज ही बनाया था। तो अगर फेसबुक का भी अगर आपको फुल वीडियो चाहिए, जिससे कि आप चाहते हैं कि ना पूरा मैं फुल लेकर आऊँ, जैसे कि उसका फ्रंट एंड भी बैक एंड भी मैं बता देता हूँ। फ्रंट एंड क्या होता है? फ्रंट एंड मतलब डिज़ाइन जो यूट्यूब का और फेसबुक का डिज़ाइन है, और बैक एंड का मतलब होता है कि उसमें मैं पोस्ट करूँ तो पोस्ट लाइक करने का ऑप्शन हो, ठीक है, लॉगिंग रजिस्ट्रेशन वगैरह सब चीज़ें हो, मतलब जो असली यूट्यूब को आप यूज़ करते हो या फेसबुक को यूज़ करते हो वैसा ही कुछ हो, ठीक है। तो अगर ऐसा करना है तो यार कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि अगर आप कमेंट में बताएंगे तो मैं इसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा और फुल बनाऊंगा। ऐसा नहीं होगा कि उसमें चीज़ें कुछ अधूरी रह गई हों, ठीक है, और आपको समझा भी दूंगा कि किस तरह से चीज़ें बनी जाती है, ठीक है। मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ ये वाला और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। और इस चैनल को यार सपोर्ट ज़रूर करो, क्योंकि आप सपोर्ट करोगे तो मैं और भी वीडियो लेकर आ पाऊँगा। और वीडियो बनाने में सच में बहुत मेहनत लगती है। मैं पहले समझता था कि वीडियो बनाने में कोई मेहनत ज़्यादा नहीं लगती होगी, लेकिन फिर भी मुझे ये पता था कि हाँ, वो रिकॉर्ड करने में तो होती है, लेकिन ठीक है, मेरे को भी समझ में आ रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक करें और लाइक करके ये ज़रूर बताएं कि कौन सा पार्ट बहुत अच्छा है और आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि मेरा मोटिव है कि आप 10 में से 10 लोग समझ जाएं, मतलब एटलीस्ट आप समझें। अगर मेरे पास आप HTML CSS या वेब डेवलपमेंट या कोडिंग सीखने के लिए आ रहे हैं तो वो सीख जाए, मेरा ये मोटिव है। आप कहीं से भी सीखें, आप कोड विद हैरी से सीखें या फिर टेक्निकल जो भी है आप उनसे सीखें, ठीक है, क्योंकि मुझे फेमस लग रहा है कोड विद हैरी, मैंने उसकी वीडियो देखी है, ऐसा नहीं कहूँगा कि मैंने नहीं देखी, मैंने उससे ही सीखा है थोड़ा बहुत, जो भी सीखा है मैंने। लेकिन आपको जहाँ से सीखना है आप सीखो, बस ग्रैब करो चीज़ों को और सीख कर यार आगे बढ़ो। क्योंकि बहुत लोग इंस्टीट्यूट वगैरह में जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूट वगैरह में जाना गलत है, लेकिन आप खुद से भी चीज़ें बना सकते हो अगर आप सच में वो चीज़ करना चाहते हो तो, ठीक है। अगर आप करना चाहते हो तो करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे CSS लिख देता हूँ साइड बार की, ठीक है। तो क्या करना होगा, हमें सबसे पहले ना डॉट साइड आइकन नाम से लेना पड़ेगा एक क्लास, और उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा जो मैंने लगा रखी है ना साइड में। अगर आपको HTML दिख रही होगी तो मैंने वहाँ पर क्लास दे रखी है साइड आइकन नाम से। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ना मैं मेन डिव को ही CSS देता हूँ, और मेन डिव को मैंने डिस्प्ले ग्रिड दिया है। अब मैं डिस्प्ले ग्रिड के बारे में बता दूँ। डिस्प्ले ग्रिड क्या है कि ना 2 भागों में बांट देती है, मतलब उसे कितने भी भागों में बांट सकते हो, एक स्क्रीन को कितने भी भाग में बांट सकते हो। तो डिस्प्ले ग्रिड ये करती है कि वो कई भाग में बांट जाती है, टुकड़ों में बांट देती है। और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम क्या करती है कि ना हम टुकड़े डिसाइड कर सकते हैं कि कितने भाग किसको मिलना चाहिए। तो यहाँ मैंने 1FR लिखा है, मतलब 1 फ्रेम जो है वो साइड बार को मिलेगा, और 5 फ्रेम मतलब 5 फ्रेम जो होंगे वो आपको क्या कहते हैं, आपके जहाँ पर YouTube की वीडियो होंगी उनको मिलेगा, ठीक है, जैसा आपको दिखता है YouTube पर। तो साइड बार थोड़ा छोटा होता है, आपको जगह विड्थ कम घेरता है, और जो वीडियो की वो होती है लिस्टिंग, वो ज़्यादा जगह घेरती है। तो वो ही दर्शाता है बस ये ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर क्या है, पैडिंग दे दी है। पैडिंग देने के बाद मैंने ओवरफ्लो X और Y भी दे दिया है। यहाँ पर एक में स्क्रॉल दिया है, स्क्रॉल करने से क्या है कि ना एक स्क्रॉलिंग आ जाएगा,
तो आपने देखा होगा कि यूट्यूब के साइड बार में एक स्क्रॉल आ जाता है जब उस कर्सर ले जाते हो, तो वो लेकर आया हूँ मैं। और बाकी चीज़ें हडन कर दी हैं कि और भी ओवरफ्लो मतलब उस डिप के उस डब्बे के बाहर ना जाए जो मैंने डिप बना रखा है। डिप को एक्चुअली डब्बा भी कहते हैं एक तरह, शायद मैंने डब्बा ही कहता हूँ ज़्यादातर, तो मैं उसको यही समझता हूँ, बॉक्स है वो। ठीक है, विड्थ मैंने 100% कर दिया और व्यू पॉइंट 90 VH कर दिया है। VH का मतलब होता है व्यू पॉइंट हाइट। व्यू पॉइंट हाइट का मतलब होता है जितना भी आपका डिवाइस है, छोटा बड़ा कहीं पर भी, ये रिस्पॉन्सिव के लिए काम आता है दोस्तों। और इसको मैं बोलूँ कि तो छोटा हो या बड़ा हो डिवाइस, उसमें 90% ले ले। अब परसेंटेज और VH में क्या डिफरेंट है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैं चलो ठीक है, मैं बता ही देता हूँ, इसको भी बाद में क्या बताना। 100% का मतलब होता है कि आपके पेरेंट मतलब जो उससे ऊपर वाला डिव है उसके बराबर अपनी हाइट लेना। लेकिन अगर VH की बात करूँ तो वो क्या करता है, अपने टैबलेट या अपने डिवाइस के बराबर 90% ले लेता है। ठीक है, तो ये चलो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, अगर आपको चाहिए होगी कि यार परसेंटेज और VH में क्या डिफरेंट है, मैं ज़रूर बताऊंगा और 100% आपको समझाऊंगा ये बात। ठीक है, और मैं शायद ये शॉर्ट में लेकर आऊँ। ठीक है, कर्सर पॉइंटर लगा दिया है मैंने और पोजीशन स्टिकी कर दी है। और यहाँ पर आइकन के इमेज के अंदर मैंने डाल दिया है विड्थ हाइट वगैरह। और साइड बार के HR में मैं दे देता हूँ 15 पिक्सल, क्योंकि मैं चाहता हूँ ऊपर नीचे मतलब थोड़ा स्पेस बना रहे। तो मैं चाहता हूँ HR थोड़ा सा ना बॉटम में स्पेस लगा रहे, तो इसलिए मैंने 15 पिक्सल बॉटम और टॉप में डाल दिया है। ठीक है, खैर मैं एक सिंगल प्रॉपर्टी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी लिख सकता था। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि एक ही मार्जिन लिखता और उसमें ही सारा डिफ़ाइन कर देता, लेकिन चलो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने यहाँ पर क्या करा है, साइड बार की जो UL LI है ना, LI लिस्ट है, मैंने कहा UL के अंदर जो LI है उसको डिस्प्ले फ्लैग्स कर दो कि वो आमने सामने आ जाए, मतलब आइकन भी और टेक्स्ट भी आमने सामने आ जाए। ठीक है, उसको पैडिंग दे दी है मैंने थोड़ा, और बॉर्डर रेडियस दे दिया है। और बॉर्डर रेडियस मैंने 90 पिक्सल दिया है, क्योंकि जब भी मैं उसे शैडो करूँगा, जब भी मैं उसको टच करने जाऊँगा, छूने जाऊँगा मेरा कर्सर, तो उसका ना एक शैडो आ जाए, तो वो मैं दिखाऊँगा अभी। ठीक है, तो यहाँ मैंने सारी CSS लिख दी है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं यहाँ पे लाइन हाइट लिख देता हूँ। लाइन हाइट से क्या होगा कि ना हमारा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा स्पेसिंग ले लेगा। ठीक है, लाइन हाइट से यही होता है कि जो हमारे लेटर होते हैं वो स्पेसिंग लेते हैं ऊपर नीचे से। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लगा साइड बार UL के अंदर जो LI है उस पर कोई भी होवर करे तो उसका बैकग्राउंड कलर जो होता है ना, मैं कुछ और करना चाहूँगा ताकि वो थोड़ा सा यूनिक सा लगे। ठीक है, मैंने ये कलर कर दिया है। और ये कलर करने के बाद मैं यहाँ पर ये कलर कर देता हूँ। ठीक है, ये कलर करने के बाद मैंने यहाँ पे साइड आइकन लिखा, और साइड आइकन को हम क्या कर देते हैं कि मार्जिन राइट कर देते हैं। मार्जिन राइट से क्या होगा ना, थोड़ा सा स्पेसिंग ले लेगा राइट की तरफ से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर मार्जिन राइट ले लिया है। और इसको ना साइड बार में ना जो H5 है हमारा, उसको भी मैंने कुछ CSS देने की कोशिश करी है। ठीक है, मैं इसको फ़ॉन्ट साइज़ दे देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और मैं और फ़ॉन्ट की जितनी भी प्रॉपर्टी है जो मुझे याद है मैं दे ही जा रहा हूँ। मैं फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट फैमिली ही देता हूँ ज़्यादातर, और मैं मार्जिन दे देता हूँ 10 पिक्सल। ठीक है, टॉप टू बॉटम से, और 0 पिक्सल है लेफ़्ट टू राइट से। मैं ऊपर और नीचे से ही थोड़ा सा चाहता हूँ स्पेसिंग, लेफ़्ट टू राइट मैं नहीं चाहता। ठीक है, मतलब X एक्सिस में मैं नहीं चाहता कि वो कुछ मार्जिन स्पेसिंग ले। ठीक है, अब मैं यहाँ स्क्रॉल की प्रॉपर्टी वैसे बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती है CSS में। ठीक है, तो मैं इस वाले पोर्शन को थोड़ा सा ध्यान से समझाने की कोशिश करूँगा, और ना समझ में आया तो फिक्र ना करो, मैं ना कुछ दिनों में जैसे ही CSS और HTML का वो कोर्स लाऊंगा और पूरा वेब डेवलपमेंट का कोर्स लाऊंगा, तो उसमें बिल्कुल सारी प्रॉपर्टी बताऊंगा, ज़्यादातर प्रॉपर्टी जो हमें नहीं पता होती है उसके बारे में। तो यहाँ पे मैंने साइड बार लिया और 2 कॉलन लिए। 2 कॉलन लेने के बाद ठीक है, तो आपको नहीं आफ्टर बिफोर ये ऐसे लिख रहे होंगे, इनको बोलते हैं सीडो सिलेक्टर। ठीक है, तो मैंने वेबकिट लिखा। ठीक है, वेबकिट स्क्रॉल बार वेबकिट स्क्रॉल बार एक ऐसी CSS की प्रॉपर्टी है जो स्क्रॉल बार को डिज़ाइन करने के काम आती है। पूरा स्क्रॉल बार डिज़ाइन होता है उससे।
ठीक है, बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ वाइट, क्योंकि मुझे क्या चाहिए कि उसको पूरा वाइट करना है, मतलब उसका जो पीछे का स्क्रॉल बार के पीछे का जो डिज़ाइन होता है वो वाइट करना है मुझे। ठीक है, अब वेबकिट के स्क्रॉल बार मुझे क्या करना चाहिए, स्क्रॉल बार के मैं बटन को करूँ या कॉर्नर। अच्छा, मैंने ट्रैक को यूज़ किया है। ट्रैक जो क्या होता है ना, आप देख रहे होंगे कि ना हमारे VS कोड के अंदर भी एक स्क्रॉल बार है, तो उसका ना ब्लैक पट्टी है, तो ऐसे ही मैंने उसको वाइट कर दिया है। ठीक है, और आप जल्दी समझ जाएंगे कि क्या मैं कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने साइड बार के अंदर ये मैं वेबकिट और यूज़ करता हूँ, वेबकिट लिखूँगा यहाँ पर, और यहाँ बहुत सारी CSS की प्रॉपर्टी है। ठीक है, और मुझे लगता है कि बहुत लोगों को पता होगा, या अगर आपको इन प्रॉपर्टी में से किसी भी एक प्रॉपर्टी के बारे में पता है ना, तो कमेंट कर दो एक जल्दी से। कमेंट करने के बाद बता दो कि ये प्रॉपर्टी क्या काम करती है, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत लोगों को कम पता होता है। फिर भी अगर किसी को पता हो तो बताना। और ये स्क्रॉल बार थंब का मतलब होता है जो आपको दिख रहा है ना ग्रे कलर का HTML VS कोड के अंदर, या फिर आपका जो छोटा सा स्क्रॉलर होता है वो उसको बोलते हैं थंब। ठीक है, जिसको आप कर्सर से छूते हो और नीचे ऊपर करते रहते हो, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कुछ ट्रांजिशन लगा दिए थंब पर भी कि थोड़ा सा अच्छा लगे। ठीक है, और मैं यहाँ पर चीज़ें कर रहा हूँ और आगे बढ़ते हैं इसको। ठीक है, ये करने के बाद आप देखते हैं क्या करना चाहिए मुझे। साइड बार, यहाँ वेबकिट की और प्रॉपर्टी मैं यूज़ करता हूँ, स्क्रॉल बार। ठीक है, और कॉर्नर थोड़े कॉर्नर मैं क्या करना चाहता हूँ कि ना वो थोड़े कर्सिव हो जाए, मतलब कॉर्नर जो है ना साइड बार के थंब के उसे कर्सिव बना दो। तो मैंने 50% दे दिया है यहाँ पर रेडियस। ठीक है, और फुटर दे देता हूँ, फुटर में फ़ॉन्ट साइज दे देता हूँ 14 पिक्सल, फ़ॉन्ट वेट दे देता हूँ। ठीक है, बोल्ड, और यहाँ पे लाइन हाइट दे देता हूँ। ठीक है, लाइन हाइट मैंने बताया था आपको लाइन हाइट क्या करती है। ठीक है, 25 पिक्सल दे देता हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा लाइन हाइट से अच्छा सा दिखेगा। और फ़ॉन्ट फैमिली दे देता हूँ ये वाली। ठीक है, इनमें से कोई सी भी फ़ॉन्ट फैमिली लग सकती है, या तो गिल सैंस होगी और गिल सैंस एम्प्टी होगी, कोई सी भी फ़ॉन्ट फैमिली लग जाएगी। ये VS कोड की बहुत अच्छी आदत है, क्योंकि अगर हम सबलाइन यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें सैंस सेरेफ कर्सिव ही देता है, लेकिन VS कोड के अंदर बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं कि ये सारी प्रॉपर्टी ये फ़ॉन्ट आप यूज़ कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा यूज़फुल है। मैं ज़्यादातर VS कोड ही वैसे यूज़ करता हूँ, लेकिन सबलाइन भी मैंने यूज़ किया है। अच्छा, लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों ने यूज़ किया होगा तो बताना कमेंट करके। तो मैं बता देता हूँ कि ये ना कोड एडिटर होते हैं जिसमें हम कोड एडिट करते हैं। ठीक है, तो ये जैसे VS कोड हो गया, सबलाइन भी मैंने कुछ शॉर्ट में डाला हुआ है तो आपको दिखा होगा वो। ठीक है, तो वो अलग ही नज़र आ जाता है। अब यहाँ पे फ़ॉन्ट मैंने बॉटम का फुटर को थोड़ा सा कलर दे दिया है। कलर देने के बाद मैं यहाँ पर एक रिफ़्रेश करके देख लेता हूँ कुछ। हाँ, देखिए आ गया ना, आ गया। पर ये वेब, अरे ये साइड बार का कुछ लगा नहीं मुझे, साइड बार क्यों नहीं हुआ कुछ। ये अभी भी वैसा का वैसा ही जो नॉर्मल हमें दिखता ही है ऑप्शनल में। बाकी हमारा साइड बार तो बन गया। देखिए दोस्तों, हमारा साइड बार बन गया है, लेकिन हमारे ना साइड बार में जो ये इसको साइड बार का जो स्क्रॉल बार है ना, ये ढंग से नहीं बना हुआ, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, कुछ तो गड़बड़ दया। अब देखना पड़ेगा इस कोड में मैंने क्या गलती करी है, कुछ तो गड़बड़ करी है मैंने। करी तो स्क्रॉल बार CSS के अंदर है, तो देख लेते हैं स्क्रॉल बार CSS के अंदर क्या करा है। एक काम करते हैं कि ना देखना पड़ेगा कुछ गड़बड़ है क्या, मैंने कुछ गलत किया है। तो मैं यहाँ पर ना ये सारी चीज़ें हटा रहा हूँ। और हाँ यार, मुझे लगता है स्क्रॉल बार को मैंने विड्थ देनी चाहिए थी, मैंने गलत चीज़ दे दी। ठीक है, मैं यहाँ विड्थ दे रहा हूँ, और मैंने क्या करा है, ठीक है, क्योंकि अगर विड्थ दोगे तो वो उतनी ही विड्थ लेगा, उतना ही आपका वो पतला बनेगा साइड स्क्रॉल बार। ठीक है, और फिर यहाँ पर हम ना क्या करते हैं, देखते हैं और कुछ हमने गलत किया है क्या, देखना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, और देखो दोस्तों कि अपनी
गलतियों से थोड़ा सीखना चाहिए। और ना यार गलती हो जाती है बहुत, कितना भी हम प्रोफेशनल काम कर लें लेकिन थोड़ा बहुत इधर से उधर हो जाता है, मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है। और शायद यहाँ पर मैंने ना होवर, अरे हाँ मैंने यहाँ होवर का नहीं लगा रखा है मुझे लगता है। हाँ मैंने टच करके थोड़ा सा वो CSS वाली फीलिंग आनी चाहिए, जो यूट्यूब वाली फीलिंग, सॉरी यूट्यूब वाली फीलिंग आनी चाहिए। जब पे उस पर कर्सर ले जाता हूँ, माउस ले जाता हूँ, तो वहाँ पर वो हमारा स्क्रॉल बार आ जाता है। तो मैं यहाँ एक प्रॉपर्टी भूल गया था। ठीक है, स्क्रॉल बार, यहाँ थंब। ठीक है, थंब के अंदर क्या है कि ना मैं यहाँ पर लगा देता हूँ बैकग्राउंड कलर। ठीक है, वाइट कर देता हूँ, थंब वाइट हो जाएगा और बाकी जब छुएंगे तब अलग हो जाएगा। तो मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ, वाइट है तो मतलब गायब हो गया है, और जब मैं उसे कर्सर ले जा रहा हूँ तो वो ब्लैक हो रहा है। देखो ध्यान से देखो, जैसे वो वाइट है, वाइट मतलब गायब, और अगर वैसे करूँगा तो वो दिखना शुरू हो जाएगा। तो हमें यही तो चाहिए था दोस्तों। हमारा साइड बार तो रेडी है। ठीक है, साइड बार बनाने में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई और साइड बार हमारा रेडी है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो यार बता देना वीडियो, मैं इसको दोबारा से चीज़ें वेरीफाई कर दूंगा, या फिर जब अगर आपको HTML CSS थोड़ी भी आती है तो मैं और भी अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो कमेंट कर देना यार, कमेंट कौन सा पोर्शन समझ नहीं आया। ठीक है, ये समझ में आ गया तो यार बता भी देना कि आपकी वीडियो में ये चीज़ समझ में आ गई है मुझे। ठीक है, हमने ये साइड बार बना लिया है, और साइड बार बनाने के बाद हमें एक काम और करना होगा। हमें अब साइड बार के बाहर जो एक वीडियो सेक्शन है वहाँ भी एक चीज़ बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं क्या काम करता हूँ, एक काम करता हूँ कि ना मुझे डिप बनाना है। तो डिप बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले तो इस साइड बार को बंद करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये इस तरह का, देखो आप दिखा देता हूँ मैं आपको, ये इस तरह से हमें ये बनाना है। ये बॉक्स जहाँ पर वीडियो सेक्शन है, जहाँ वीडियो गैलरी वगैरह आएगी। ठीक है, तो मैं क्या एक काम करता हूँ, ऊपर जाता हूँ, ऊपर जाने के बाद ना इस साइड बार को बंद कर देता हूँ। साइड बार की कोडिंग छोटी हो जाएगी। आप इस साइड बार की कोडिंग को ना छोटा कर सकते हो। VS कोडर के अंदर ना ये ऑप्शन है कि आपकी साइड बार की कोडिंग जो है ना मैं छोटी कर देता हूँ। तो ये हो गई है छोटी। ठीक है, इससे आपका कोड छोटा भी हो गया है और आप नेक्स्ट लाइन में कर भी सकते हो। वैसे ये कोड मिटा नहीं है, बस मैंने इसको ना कंप्रेस कर दिया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लेफ़्ट कर देता हूँ, लेफ़्ट डिप बना देता हूँ, लेफ़्ट साइड वाला। ठीक है, उसमें एक क्लास और दे दी है लैपटॉप की, और मैं यहाँ पे बटन बनाता हूँ, क्योंकि बटन थे हमारे पास बहुत सारे। तो यहाँ मैं कुछ बटन बनाता हूँ। एक आल ID दे दी है मैंने, आल, क्योंकि मैं उसको ना ब्लैक करूँगा थोड़ा, क्योंकि बाकी बटन से वो अलग दिखना चाहिए, जैसे मैंने आपको दिखाया। अब यहाँ पे बटन स्टार लिखूँगा, 10 लिखूँगा, तो मेरे पास ना 10 बटन टैग आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं बटन बना सकता हूँ। अब मैं इसे फॉर्मेट करता हूँ तो फॉर्मेट हो गया है। ठीक है, तो ये एक VS कोड की ना ट्रिक है। अगर आप बटन लिख के या कोई भी टैग लिख के इंटू 10 कर देंगे या कोई भी नंबर दबा देंगे तो उतने टैग आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लूफ़ी का गियर 5 लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है मैं एनिमे लवर हूँ, और आप भी अगर एनिमे लवर हैं तो मुझे यार कमेंट में ज़रूर बताना यार कि आप भी एनिमे लवर हैं। तो मैं यहाँ पर सन गोकू लिख देता हूँ बटन में। ठीक है, और नारुतो का तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, सेज मोड वाला नारुतो। ठीक है, और मैंने यहाँ पे ज़्यादा ही कुछ लिख दिया। ठीक है, नारुतो सेज मोड मास्टर। तो अगर आपको भी एनिमे पसंद है तो बताना बहुत, अगर आप भी एक एनिमे लवर है तो। ठीक है, और कौन सा एनिमे आपको पसंद है ये बताना ज़रूर, कमेंट करना इसके लिए भी ज़रूर, क्योंकि मैं जानना चाहूँगा कि मेरी ऑडियंस कौन सा एनिमे देखती है। ठीक है, फ़िलहाल अगर नहीं भी देखती है तो कोई बात नहीं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, बटन में वन पंच मैन लिख दिया। और ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ना इसमें क्लोजिंग और ओपनिंग का बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मैं क्लोजिंग ओपनिंग का ध्यान रख लेता हूँ। ठीक है, अब मैं क्लोजिंग ओपनिंग का, हाँ ये देखिए यहाँ पर ये ओपनिंग है लेकिन क्लोजिंग नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। बाकी सबको भी मैंने हटा ही दिया था। अब ये 4-5 रहे, इनको भी मैं कुछ नाम दे देता हूँ। मैंने एक को दे दिया है जापानीज़, क्योंकि मैं जापानीज़ लैंग्वेज। ठीक है, ऐसे रैंडमली दिया है, मैं जापानीज़ नहीं जानता। ठीक है, इतना अच्छा मतलब थोड़ी बहुत जानता हूँ, वो एनिमे देखने की वजह से शायद हो गया है। ये तो फ़ायदा है एनिमे देखने का
कि मैं जैपनीज़ लैंग्वेज सीखा, तो बहुत लोगों को जैपनीज़ का पता चल गया होगा। और यहाँ अपने चैनल का नाम डाल देता हूँ, सैम विद कोड। ठीक है, सैम विद कोड डालने के बाद यहाँ पर मैंने डाल दिया है जिराया। तो जिराया यार मैं रिस्पेक्टफुल कहूँगा नारुतो वंश का, तो अगर जिन्होंने नारुतो देखा है उनको पता होगा इस बात का। बाकी जिन्होंने नहीं देखा कोई बात नहीं यार, आराम से देख लेना अगर वक्त मिले तो। बाकी देखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ को रिफ़्रेश करने आया और मेरे ये बटन बन गए हैं। ठीक है, और बटन बनने के बाद मैं अब ना क्या करने वाला हूँ, इसको भी थोड़ा सा छोटा कर दूँगा, क्लोज़ कर दूँगा। ठीक है, अब करने वाला क्या हूँ कि ना मैं लेफ़्ट साइड बार के अंदर करने वाला था। ठीक है, मुझे लगता है मैंने उसको बंद कर दिया, लेफ़्ट बार को। मुझे उसको नहीं बंद करना, मुझे करना है लेफ़्ट टॉप बार को बंद करना। अब उस लेफ़्ट बार के अंदर ही क्योंकि सारी चीज़ें रहने वाली है, क्योंकि लेफ़्ट की साइड में जितनी भी चीज़ें हैं वो लेफ़्ट की साइड होंगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ, लेफ़्ट साइड में कमेंट डाल देता हूँ। ठीक है, जितना भी कंटेंट होगा लेफ़्ट साइड का यहाँ पर, और बॉटम का जो कंटेंट है जिसमें वीडियो वगैरह है वो यहाँ पर। तो मुझे क्या करना है कि लेफ़्ट बॉटम क्लास देनी है डिव बना के, और मुझे यहाँ पे कार्ड बनाना है। ठीक है, कार्ड बना के फिर मैं यहाँ पे कार्ड बनाऊँगा, ये वाले सारे जितने भी कार्ड्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे कार्ड बनाने के लिए मैं यहाँ CSS कार्ड लिख देता हूँ, इमेज लगा देता हूँ, और इमेज लगा देता हूँ। और इमेज लगाने के बाद मैं अपने ये वाली, ठीक है, ये इमेज लगा दी है मैंने अपने ही उसका थंबनेल। ठीक है, जो हमें थंबनेल दिखेगा, और थंबनेल दिखने के बाद मैं यहाँ पर एक डिव बनाता हूँ जो कंटेंट होगा, जहाँ पे सारे कंटेंट होगा। यहाँ पे लोगो होगा, यहाँ मैंने डिव बनाया है इसको। इस डिव के अंदर मैं लोगो रखूँगा, मतलब इमेज रखूँगा। ठीक है, तो मैं अपने ही चैनल का लोगो लगा रहा हूँ। ठीक है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी इमेज यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ही इमेज यूज़ हो, ये कोई मायने नहीं रखता, आप बस करें। ठीक है, मैं वैसे भी अगर आप बोलेंगे कमेंट सेक्शन में तो मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा अपने गिटहब का, और आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और आप उस चीज़ को देख सकते हैं अपने वहाँ पर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ना लोगो बटन बनाया है, और मतलब डिव बनाया है, और यहाँ पे मैंने पी टैग क्या है, पैराग्राफ टैग है, जिसमें मैं पैराग्राफ लिख रहा हूँ। तो हाउ टू क्रिएट है फेसबुक क्लोन यूजिंग HTML CSS। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है ना, फेसबुक क्लोन वाली को, जिसमें मैंने लॉगिंग पेज बनाया है फेसबुक का, तो वो आप ना ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, उससे भी आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी HTML CSS की। और दोस्तों एक और बात यही कहना चाहूँगा कि यार HTML CSS या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी का जब भी यूज़ कर रहे हो तो यार खुद से आप बनाने की कोशिश कर लो, क्योंकि एटलीस्ट आप ट्राई तो करो। ये मत सोचो कौन बेटर है, सारी टेक्नोलॉजी बेटर होती है, सारी फील्ड अच्छी होती हैं, बस आपको उसे ना परफेक्ट बनाना होता है। और परफेक्ट आप तब बनते हो जब आप ना पूरी मेहनत और लगन से काम करने की कोशिश करते हो। ठीक है, तो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा भाषण दे रहा हूँ, मैं जानता हूँ बहुत लोग कहेंगे इसके बारे में, या फिर नहीं भी कहेंगे तो मुझे कोई अभी फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, कहेंगे या नहीं कहेंगे, बस जो सच्चाई है मैं उसको बोल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर आपने स्टार्ट किया तो आधा काम तो हो जाता है, और आधा काम बाद में करना होता है, वो आप कर ही लोगे। ठीक है, तो स्टार्ट तो करो, कम से कम आप स्टार्ट कर लोगे, आपका हो जाएगा काम। ठीक है, और कोई भी लोगों का ये भी कहना है कि ना ChatGPT आ गया है तो बहुत ज़्यादा अब चीज़ें ख़राब होंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। ChatGPT कोई आपकी नौकरी नहीं खाने वाला। ठीक है, ChatGPT बस ये बोलता है कि आप अपने आप को इन्हेंस करो। आप खुद ही सोचो कि एक ज़माने में अकाउंटेंट थे तो वो क्या करते थे, अकाउंटिंग करते थे बुक में, बुक कीपिंग करते थे, मतलब बुक में लिखते थे सारा खाता। अब लैपटॉप पे लिखा जाता है, लैपटॉप आ गए थे, अब कंप्यूटर लैपटॉप आ गए हैं तो अकाउंटिंग उस पे होती है। तो लोग, इंसान अपने आप को जब तक इम्प्रूवमेंट करता रहेगा, जब तक आगे बढ़ाता रहेगा, तो इन बातों का कोई मतलब नहीं है कि आपकी जॉब कोई खा जाएगा। ठीक है, आपको जॉब के लिए, आपको अपने सर्वाइवल के लिए बदलना होगा। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ कि आप अपनी लर्निंग को बरकरार रहें, लर्न करते रहें, और ना देखते रहें चीज़ों को कि कैसे कैसे करना है। ठीक है, बाकी मैं तो आपकी हेल्प करूँगा ही, और इसलिए मैंने ये सोचा भी है कि मैं एक बार स्टार्ट करूँगा तो फिर इसे ख़त्म भी मुझे ही करना है। मतलब इस तरह से स्टार्ट करना है कि यार लोगों के अंदर वैल्यूज़ एडिशन करूँ। तो अगर आपके उसमें वैल्यू एडिशन हो रही है तो मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है, बस मैं यही कहना चाहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लेफ़्ट साइड की कोडिंग लिखनी शुरू कर दी है CSS। ठीक है, मैंने पैडिंग दी है सबसे पहले, लेफ़्ट पैडिंग, थोड़ा बहुत वो पैडिंग ले, अंदर से बॉक्स थोड़ा सा अंदर की तरफ स्पेसिंग दे,
फिर लेफ़्ट टॉप की वजह से मैंने 16 पिक्सल दिए, मतलब टॉप टू बॉटम मैंने पैडिंग दी है। फिर यहाँ पे पोजीशन फिक्स दे दी है क्योंकि मैं चाहता हूँ वो फिक्स रहे, ठीक है। जो हमारा टॉप का जो बटन वाला सेक्शन है वो फिक्स रहना चाहिए, मैंने ये सोचा है। और उसको बैकग्राउंड वाइट कर दिया क्योंकि मैं चाहता हूँ वो हमारे वेबसाइट के कलर के बिल्कुल मैचिंग में हो, ठीक है। तो वेट 100% करती है, जेड इंडेक्स माइनस करिए। जेड इंडेक्स का मतलब होता है कि ना किसी भी जेड इंडेक्स को अगर आप यूज़ करोगे तो जेड इंडेक्स का मतलब होता है कि एक परत दूसरी परत से ऊपर हो। खैर ये मैं आपको CSS की वीडियो में बता दूंगा। अगर सही से समझाऊं तो मैं कहूँगा कि अगर आप एक परत को दूसरी परत पे चढ़ा दें तो वो जेड इंडेक्स है, ठीक है। मुझे लगा है कि बहुत लोग कमेंट करेंगे यार ये समझ नहीं आया, लेकिन मैं आपको ये बाद में जब वेब डेवलपमेंट का कोर्स आएगा तो मैं बिल्कुल यार क्लियर कर दूंगा, बहुत अच्छे से एग्जांपल की तरफ से क्लियर करूंगा और एनिमेशन की तरफ से क्लियर करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सब लोगों को ईजिली समझ में आए एक बार में। खैर आगे बढ़ते हैं। लैपटॉप और ना यहाँ पर मैंने आईडी लिए ऑल के लिए। ऑल के लिए मैंने बोला था कि मैं अलग से CSS लिखूँगा, जिसकी आईडी ऑल है उस पर लिखूँगा, ठीक है, क्योंकि मैंने एक बटन यूनिक बनाना है। एक बटन यूनिक बनाने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कलर लेता हूँ, ठीक है। कलर करने के बाद वाइट करता होता हूँ इसको। और क्या CSS लिख सकता हूँ मैं, बॉर्डर रेडियस कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे बॉर्डर रेडियस करके इन सभी को थोड़ा सा कर्व बनाना है, ठीक है। ये CSS मैंने लिख दी है। अब और मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर देख लेते हैं अपने HTML पेज पे कि क्या क्या है, ठीक है। लेफ़्ट टॉप के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर बटन में, क्योंकि मैंने ऑल पे तो कर लिया लेकिन बाकी बटनों का क्या, तो मैं यहाँ 7 पिक्सल और 14 पिक्सल दे रहा हूँ। सेम प्रॉपर्टी आपकी ना ऊपर की जो लिखी हुई है मैंने ऑल में लगाई है, सेम आपकी बटन में लगेगी, लेकिन कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। कलर बैकग्राउंड कलर चेंज होगा और कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। दोनों सेम ही नहीं होने वाले। फ़ॉन्ट फैमिली भी मैं वही रखने वाला हूँ, ठीक है। कोई इसमें मैं अलग नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। और भी तरीके हैं ऐसी चीज़ों को करने के लिए, हैंडल करने के लिए, क्योंकि मैंने बड़ा रास्ता चुना है। आप चाहे तो छोटा रास्ता भी चुन सकते हैं, मतलब एक काम कर सकते हैं कि इन चीज़ों को अलग अलग ना रख के एक साथ लिखते। खैर ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप पे डिपेंड करता हूँ, बाकी मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है। और बैक ग्राउंड कलर लिख दिया है। खैर CSS को यूज़ करने का एक अच्छा तरीका ये है कि हम CSS के अंदर वेरिएबल का यूज़ करें। खैर मैंने एक शॉर्ट डाला था, उसके अंदर मैंने CSS वेरिएबल के बारे में बताया था, लेकिन अभी के लिए मैं ये बात छोड़ता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कलर लिख रहा हूँ, ब्लैक कलर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बॉर्डर लिख रहा हूँ रेडियस, और यहाँ पर मैं कर्सिव बना रहा हूँ उसे 6 पिक्सल, ठीक है। बस इतना ही लिखना है मुझे। और एक शेडो देना था मुझे, मैं बॉक्स शेडो दे देता हूँ यहाँ पर। और वो बॉक्स शेडो भी ना मैं ना RGBA, ठीक है, मैं ये लिख रहा हूँ। आप चाहे तो ना मैंने जो वेबसाइट बताई थी इस वीडियो के अंदर उसका इस्तेमाल करके वो बैक शेडो कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको एग्जांपल अच्छा लगे, ठीक है। तो ऐसी वेबसाइट की ट्रिक एंड ट्रिक्स मैं बताता रहूँगा अपनी वीडियो के अंदर, तो चिंता ना करें, ठीक है। ज़रूरी नहीं है यार ये सारी चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, खुद से बनाने लगोगे तो ये बन जाएंगी, ठीक है। तो और क्या देखना है और क्या करने की ज़रूरत है, मैंने ये तो कर दिया है। ये बटन वाला सेक्शन ख़त्म हो गया है। अब मुझे क्या करना है, लेफ़्ट बॉटम वाला सेक्शन शायद पूरा करना है मुझे। मैं यहाँ लिख देता हूँ कमेंट करके, लेफ़्ट साइड बॉटम हेयर बटन हेयर, ठीक है। अब लेफ़्ट बटन के अंदर मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको बॉटम लिखता हूँ, ठीक है। बटन लिखा था मैंने, बॉटम लिखा है, बॉटम, ठीक है। ये स्पेलिंग सही कर लूँ, ठीक है। मेरी स्पेलिंग गलत करने की बुरी आदत है, खैर ये एक मैं बहुत ज़्यादा स्पेलिंग गलती करता हूँ। अब मैं यहाँ पैडिंग का इस्तेमाल करता हूँ, तो पैडिंग देता हूँ। पैडिंग देने के लिए मैं यहाँ पर 70 पिक्सल लिख लेता हूँ। टॉप टू बॉटम 70 पिक्सल और लेफ़्ट टू राइट मेरा यहाँ 0 पिक्सल है, ठीक है। और डिस्प्ले फ्लैक्स लगा रहा हूँ, डिस्प्ले ग्रिड यूज़ कर रहा हूँ और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम यूज़ कर रहा हूँ। अब मैंने ग्रिड का मतलब बताया था कि ये एक फ्रेम यूज़ करता है, ठीक है, और टुकड़ों में बांटता है। अब मैंने यहाँ पर ना ग्रिड
टेम्पलेट कॉलम के अंदर ना मैंने रिपीट का यूज़ करा हुआ है। रिपीट का मैं बता देता हूँ, वो जो प्रॉपर्टी है ये बोलती है कि ना बार बार लिखने से अच्छा है कि एक बार लिखो। मैं इस बात का मतलब समझा देता हूँ। रिपीट एक ऐसा फंक्शन है CSS के अंदर जहाँ पर आप बोलते हो कि टुकड़े कितने करने हैं। पहला ऑप्शन कि 3 बार टुकड़े करने हैं, कितने भागों में करने हैं, मतलब बराबर करने हैं या फिर एक को बड़ा एक को छोटा करना है। तो यहाँ मैंने कहा 1 FR मतलब एक फ्रेम, तो मतलब एक फ्रेम में बराबर बराबर भागों में बांट दो। तो मैंने बस ये बात लिखी है अपने ग्रिड टेम्पलेट कॉलम के अंदर। अगर ये तब भी किसी को समझ नहीं आया तो मुझे बता देना यार कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं इसको सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और मैंने गैप दिया है 20 पिक्सल, मतलब जितने भी आपके कार्ड बनेंगे ना उनके बीच बीच में ना एक गैप होगा 20 पिक्सल का, ठीक है। तो हमेशा यार डिज़ाइन ऐसा ही बनता है किसी भी चीज़ का, ठीक है। और यहाँ पे मैं कंटेंट के अंदर ना डिस्प्ले फ्लैग्स वगैरह लगा रहा हूँ और ये CSS की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ। मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे लगता है कि पता चल गई होगी आपको क्या काम करती है। डिस्प्ले फ्लैग्स को मैं बार बार बोल रहा था कि ये एक रो में लेके आने के काम करती है। तो आपका एक कंटेंट रो में होगा, ठीक है। और विड्थ मैंने यहाँ पे 21.1 रैम कर दी है और कर्सर पॉइंटर कर दिया है कार्ड पर, ठीक है। और यहाँ पर मैं आगे जाता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, और मुझे किसकी CSS लिखनी है। कार्ड के अंदर जो मेरे इमेजेस है ना उनको मैंने विड्थ देना है। पहले तो बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ जिससे वो कर्सिव हो जाए 10 पिक्सल की, और मैं विड्थ भी दे देता हूँ। विड्थ में दे देता हूँ मैं 100, यहाँ पे % दे देता हूँ जिससे कि ना वो बाहर ना जाए, अपने जो भी डिव है ना उससे बाहर ना जाए। तो 100% दे दिया है मैंने। और लोगों के लिए मैंने कह दिया जो मेरा लोगो है वो 74 पिक्सल का मैंने डाल दिया है कि मेरा 74 पिक्सल का हो, और हाइट मैंने बता दी है 40 पिक्सल, ठीक है, 40 पिक्सल। और मैं मार्जिन दे देता हूँ यहाँ पर 0 पिक्सल का, और 0% मतलब टॉप टू बॉटम, और लेफ़्ट टू राइट 10 पिक्सल, ठीक है। मैं लेफ़्ट टू राइट 10 पिक्सल चाहता हूँ ताकि ना थोड़ा स्पेसिंग आता रहे, ठीक है। और इमेज के अंदर मैं लोगों के अंदर जो इमेज है ना, मेरी इमेज मतलब मेरा क्या नाम है चैनल का लोगो है, उसको मैं विड्थ 100% दे दूँ, ऑब्जेक्ट फिट कवर दे दूँ। इससे क्या होगा अगर ना जो डिव है ना हमारा पेरेंट डिव है वो जितना भी बड़ा होगा इमेज उतनी ही रहेगी जितनी डिव में है, मतलब इमेज कभी भी डिव से बाहर नहीं जाएगी। तो ऐसी प्रॉपर्टी का आप यूज़ करें कि विड्थ और ऑब्जेक्ट फिट कवर जैसी प्रॉपर्टी का यूज़ करें जिससे कि जो इमेज है ना बाहर चली जाती है ना वो बाहर नहीं जाएगी। इससे बहुत फ़ायदे होते हैं कि आपकी इमेज कभी भी अपने डिफ से बाहर नहीं जाती। तो मैं इसे 50% कर देता हूँ बॉर्डर रेडियस को जिससे कि वो गोल गोल हो जाएगी। सेव करता हूँ, अपने उसको रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए ये इस तरह से दिख रही है। देखिए हमारा काम पूरा खार हो गया है। बस मैं यहाँ पर ना स्पेसिंग इसकी थोड़ी कम कर देता हूँ। मैं राइट क्लिक करता हूँ बटनों की, इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ और ना यहाँ पे स्पेसिंग थोड़ी कम कर देता हूँ। तो यहाँ पे स्पेसिंग कम करने के लिए ना मैं पैडिंग का ये जो 14 पिक्सल लगाया है मैंने इसको 10 पिक्सल बना देता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा ठीक लग रहा है मेरे को, पूरे बटन आ रहे हैं तो मैं 10 पिक्सल कर देता हूँ। देखिए हमारा यूट्यूब तो यार बिल्कुल यार सारा तैयार हो गया है, ठीक है। आपको देख के यार ठीक लग रहा होगा। और यार इस चैनल को यार सब्सक्राइब करो यार, और ना वीडियो को यार लाइक करना मत भूलना यार, ठीक है। और कमेंट करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ठीक है। और जितने आपकी चीज़ें आपको चीज़ें अच्छी हो, मैं तो चाहता हूँ कि आप एक सफल वेब डेवलपर कोडर बने, ठीक है। और इस बात से ना डरें कि ना यार ChatGPT हमारी जॉब खाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस उस चीज़ को हासिल करना जानें, ठीक है। क्योंकि अगर आप उस चीज़ को नहीं हासिल कर पा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपकी अभी, हाँ, वो RK का एक डायलॉग है कि ना जब तक आप उस चीज़ को हासिल नहीं कर लेते तो इसका मतलब ये है कि ना अभी पिक्चर बाकी है, ठीक है। तो यहाँ मैंने रिफ़्रेश करा और ये मेरा काम हो गया, ठीक है। तो यार ऐसी और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, आप भी बोलेंगे यार कमेंट सेक्शन में कि कितनी बार बोल गया है, लेकिन फिर भी मैं यार बोल रहा हूँ, ठीक है। ये अभी एक छोटा चैनल है तो आप इसे प्लीज़ ग्रो करें, ठीक है। मैं और भी अच्छी चीज़ें और अच्छी वीडियो बना के लेकर आऊँगा, और मैं यार AI का ज़रूर लाऊंगा। और मेरी पाइथन सीरीज़ को भी यार ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, क्योंकि यार मैं पाइथन के अंदर ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लेकर आने वाला हूँ, डेटा साइंटिस्ट वगैरह लेकर आने वाला हूँ जो शायद कहीं पे हिंदी में नहीं होगा। तो हिंदी में अगर आप डेटा साइंटिस्ट करना चाहते हैं या पाइथन के मॉड्यूल यूज़ करना चाहते हैं, सच में मैं वो लेकर आऊँगा जल्दी में, ठीक है। इस मंथ के एंड में ज़रूर लेकर आऊँगा। मुझे ये करना ज़रूर है। थोड़ा लेट हो सकता हूँ लेकिन काम नहीं हो सकता, ठीक है। बाकी यार खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, और जो भी जनाब आ रही हो तो गुज़ारिश, ठीक है।